मेरे छोटे भाई, मैं गलत था। देख, मैं तुझसे बड़ा हूं। अगर बड़े भाई से कोई गलती हो जाए तो क्या छोटा उसे माफ नहीं कर सकता? क्या इतनी सी गलती के लिए तू मुझे मार ही डालेगा? माफ कर दे मुझे मेरे भाई, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे सकता हूं। तेजेंद्र ने डरते हुए कहा। ठीक है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। पुष्कर ने कुछ देर सोचते हुए कहा। कीमत की बात सुनते ही तेजेंद्र ने कुछ नहीं सोचा और अपने एक आदमी को आवाज लगाई। अरे राजू, यहाँ जल्दी। जी भाई। राजू नाम का आदमी तेजी से दौड़ता हुआ तेजेंद्र के पास आया। अभी अपने पास कितना पैसा पड़ा होगा? तेजेंद्र ने राजू से पूछा। भाई, सब कुछ मिलाकर 4 लाख के आसपास है, राजू ने कहा। जल्दी से मेरा बैंक कार्ड इस भाई को दे दो। तुमने जो उसके दोस्तों को चोटें पहुंचाई हैं, ये उसका हर्जाना है, तेजेंद्र ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा था। राजू ने कार्ड का पिन नंबर बताते हुए पुष्कर के हाथ में दे दिया और फिर तेजेंद्र ने राहत की सांस ली, मगर बात अभी खत्म नहीं हुई थी। पुष्कर ने कार्ड जेब में रखा और कहा, ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन यह मत समझना कि तुम बच जाओगे। तुम्हें कितने समय तक अस्पताल बेड पर पड़े रहना होगा वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। यह सुनते ही तेजेंद्र की आंखें पहले से भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसने फिर से एक बार नीचे ढलान की ओर देखा। तेजेंद्र अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि अगर वहां से नीचे गिर गया कि कितनी हड्डियां टूटेंगी। भाई प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम्हें और ज्यादा पैसे चाहिए तो मुझे बता दो, भला मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तेजेंद्र ने डरते डरते पुष्कर से कहा। शांत हो जाओ नाग बाबा, ये माफी मांग रहा है, इसे जिंदा छोड़ देते हैं, आप उसे थूक दो। पुष्कर ने दबी आवाज में काले साहब से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, लेकिन नाग बाबा का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अचानक ही पुष्कर की जोरदार लातें तेजेंद्र की गाड़ी पर बरसने लगी। पास में खड़ा राजू भी देखकर शॉक हो गया था कि पैसे लेने के बाद ही ये लड़का तेजेंद्र पहलवान को मारने पर तुला हुआ है। पागलों की तरह पुष्कर तेजेंद्र की गाड़ी पर लातें मारता जा रहा था। इस समय तेजेंद्र की चीखें पूरे हाईवे पर गूंज रही थी। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, अरे कोई तो बचाओ। तभी एक गाड़ियों का काफिला वहां आ पहुंचा और उस काफिले के आगे चलने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर जैसे राजू की जान में जान आ गई। वो मुस्कुराया और भागकर उस गाड़ी के पास गया। माजिद भाई, ये देखो, ये लड़का तेजेंद्र भाई की जान लेने पर तुला हुआ है, हमने इसे पैसे भी दे दिए मगर तेजेंद्र भाई को छोड़ ही नहीं रहा है। राजू भागता हुआ गया और माजिद की गाड़ी से बाहर निकलते ही उससे शिकायती लहजे में बोला। माजिद गाड़ी से बाहर निकला और उसने चारों ओर देखा। उसे देखते ही जैसे तेजेंद्र के सभी आदमियों की जान में जान आ गई थी। उन्हें लगा जैसे उनका भगवान आ गया है और वो सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लंबा सूट पहने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माजिद चारों ओर घूर कर देख रहा था। क्या कर रहे हो तुम लोग? माजिद ने सभी के हाथों में हथियार देखकर राजू से पूछा। माजिद भाई, उस लड़के को देखो, आज इसने हमें जान से मारने की कसम खा ली है, छोड़ ही नहीं रहा है, राजू ने पुष्कर की ओर इशारा करते हुए कहा। माजिद 2 कदम आगे बढ़ा और उसने पुष्कर को ध्यान से देखा और फिर उससे पूछा, क्या तुम्हारा नाम पुष्कर है? हाँ, पुष्कर ने कहा। माजिद भाई, क्या आप इसे जानते हैं? राजू ने माजिद से पूछा और उसका इतना कहना था कि माजिद ने अपने उल्टे हाथ का झापड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। क्या तुम लोग अंधे हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई पुष्कर भाई को हाथ लगाने की? माजिद ने चिल्लाते हुए राजू से कहा। राजू भी थप्पड़ लगते ही सकपका गया था, पर इससे ज्यादा सरप्राइज वो इस बात से था कि माजिद भाई पुष्कर को कैसे जानते हैं और वो उसे भाई कहकर बुला रहे हैं। हरीश प्रधान शहर का नामी गैंगस्टर था और उसके अंडर में ही माजिद काम करता था, जिसके अंडर में 4-5 जिले आते थे, मगर तेजेंद्र के पास सिर्फ यही हाईवे था जहां सारे गैर कानूनी काम वो ही देखता था। तेजेंद्र जब भी माजिद को देखता था तो वो कुर्सी पर बैठने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था और हमेशा साइड में खड़ा रहता था। पुष्कर भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे चाहे जो सजा दे दो, मगर मुझे माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजू चिल्लाते हुए पुष्कर के पास भागा, लेकिन पुष्कर ने उसे इग्नोर करते हुए माजिद से पूछा, क्या तुम्हें प्रभाकर महेंद्रू ने भेजा है? हाँ छोटे भाई, मुझे मिस्टर महेंद्रू ने ही आपको लेने के लिए भेजा है, मेरा नाम माजिद है। माजिद ने आगे बढ़ते हुए कहा। अगर अभी आप फ्री हैं तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? माजिद ने पुष्कर से कहा। पुष्कर ने गर्दन हिलाई और माजिद के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया और फिर बिना पीछे देखे वो दोनों गाड़ी में चले गए। तेजेंद्र और उसके आदमी बस देखते ही रह गए। चलो रे, तेजेंद्र भाई को बाहर निकालो, जान बच गई है, राजू ने बाकी आदमियों से कहा और तेजेंद्र को गाड़ी से बाहर निकाल, जो कि अभी भी शौक में था। गाड़ी के अंदर माजिद पुष्कर को घूर घूर कर देख रहा था। वो पुष्कर के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता था, मगर पुष्कर चुपचाप गाड़ी के बाहर ही देखता रहा और फिर कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर प्रवेश कर गई। गाड़ी बंगले के अंदर प्रवेश करते ही माजिद की नजर एक लाल गाड़ी पर पड़ी, जो कि अजीब से तरीके से गार्डन में पार्क की गई थी, जिस वजह से गार्डन के कई पौधे उसके नीचे दबकर अपना दम तोड़ चुके थे। मिस्टर पुष्कर, मैं भी 2 मिनट में आया, ये कहते हुए माजिद ने गाड़ी रोकी और उतरकर उस ओर चला गया। पुष्कर ने अपनी घड़ी देखी और कहा, प्लीज
जल्दी करिएगा क्योंकि मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जी बस कुछ देर, माजिद ने कहा, और उसने गाड़ी से उतरते ही कुछ गार्ड्स को बुलाया और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। कुछ ही देर में 2 गार्ड्स पुष्कर को लेने आए और उसे अंदर हॉल में ले गए। पुष्कर के सामने चाय और कुछ स्नैक्स लाकर रख दिए गए थे और 2 नौकर उसे कुछ ही दूरी पर खड़े थे। लेकिन पुष्कर हॉल के चारों ओर देख रहा था और हॉल की दीवारों पर लगी हुई पेंटिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जो कि एक कोने में रखा हुआ था और अचानक ही पुष्कर के कदम उस कोने में रखे हुए पत्थर की ओर खींचे चले गए। पुष्कर ने वो पत्थर हाथ से उठाया। ओह, इस पत्थर में तो एक अजीब सी एनर्जी है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं हो सकता। पुष्कर के अंदर से आवाज आई। अचानक ही एक म्यूजिक की धुन पुष्कर के कानों में पड़ी और वो खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगा। पुष्कर ने देखा कि बाहर एक बहुत ही सुंदर और इनोसेंट सी दिखने वाली लड़की बैठी है और कुछ गुनगुना रही है जो बहुत ही उदास करने वाला गीत है जो कि किसी की याद में गुनगुनाया जाता है। अचानक ही उस लड़की को भी एहसास हो गया कि कोई उसे छुप कर देख रहा है, इसलिए उसने भी पलट कर देखा। हल्की सी चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमकने लगा। मेघा जब से उदास थी, जब से उसे उसकी दादी की बीमारी के बारे में पता चला था, इसलिए वो अकेली बैठकर गुनगुना रही थी और अब अचानक ही उसे अपने घर में एक नई शक्ल दिखाई दे रही थी जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो गई थी। पुष्कर को देखकर मेहिका अपनी जगह पर खड़ी हुई और उसकी ओर बढ़ी चली गई और पुष्कर के पास जाकर उसने पूछा, क्या तुम्हें इस म्यूजिक की कुछ नॉलेज है? हाँ, थोड़ी बहुत है, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? तो तुमने म्यूजिक की पढ़ाई की है? ये तुमने कहां से सीखा? मेघ ने तपाक से पुष्कर से पूछा। नहीं, मैंने इसकी कोई पढ़ाई नहीं की है, पुष्कर ने कहा। ओह, आई अंडरस्टैंड। वैसे तुम पुष्कर हो ना? मेरा नाम मेहिका है, मेहिका ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। मेहिका के दादाजी ने उसे पहले पुष्कर के बारे में बता दिया था और उससे कहा था कि पुष्कर के हाथों में कोई जादुई शक्ति है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी एक आवाज आई जो एक लड़के की थी। वो मेहिका का कजन ब्रदर था और उसने अपने बाल अजीब से कलर से रंगे हुए थे। मुंह में च्युइंग गम चबाते हुए वो उसी ओर चला आ रहा था। अरे हर्षद, तुम यहाँ? मेहिका ने उससे कहा। ये लड़का कौन है? ये तुम्हें अकेला देखकर तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? हर्षद ने पुष्कर की ओर देखकर कहा। इसका नाम पुष्कर है, मेहिका ने हर्षद से कहा। ओह, तो यही है वो जो दादी जी की बीमारी को ठीक करने के लिए बुलाया गया है? अरे, इसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे, ये क्या ही कर पाएगा? हर्षद ने पुष्कर की मजाक उड़ाते हुए कहा। पुष्कर ने हर्षद को कुछ नहीं कहा, बस वो उसकी शक्ल को ध्यान से देखता रहा। तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो हर्षद, अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ, मेहिका ने हर्षद से कहा। अरे यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई, हर्षद ने जोर से हंसते हुए कहा। पुष्कर ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वो समझ गया था कि हर्षद इतने अमीर परिवार से है तो उसमें घमंड होना लाजमी है। उसकी बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ा पागल है, हर्षद के जाते मेहिका ने पुष्कर से कहा। कोई बात नहीं, पुष्कर ने भी मुस्कुराते हुए मेहिका से कहा और इतना कहने पर पुष्कर ने हाथ में लिया हुआ वो पत्थर वापस उसी की जगह पर रख दिया। लेकिन उसे ऐसा करते हुए हर्षद ने देख लिया। अरे, तुमने पत्थर अपनी जगह से क्यों उठाया? क्या तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि किसी घर पर जाकर वहां रखी हुई चीजों को नहीं छिड़ा करते? हर्षद ने चिल्लाते हुए कहा। अब बहुत हुआ हर्षद, तुम जाओ यहाँ से और दादी का ख्याल रखो, मेहिका ने हर्षद को डांटते हुए कहा। हेलो मिस्टर पुष्कर, तुम्हें इंतजार कराने के लिए सॉरी ब्रदर। तभी एक आदमी उसी ओर चलता हुआ आया और उसने पुष्कर से आकर कहा, मेरा ही नाम प्रभाकर महेंद्रू है, मैंने ही तुम्हें यहाँ आने के लिए फोन किया था। पुष्कर ने देखा कि जैसे ही प्रभाकर आया था तो हर्षद भी चुपके से एक कोने में खड़ा हो गया था और मेहिका भी पुष्कर से 2 कदम पीछे हट गई थी। पापा, मेहिका ने कहा। पेशेंट कहाँ है? मुझे उनके पास लेकर चलिए, पुष्कर ने मेहिका की बात को बीच में ही काटते हुए प्रभाकर से कहा। ओह, तुम्हारे अंदर सचमुच एक डॉक्टर का दिल है जो हमेशा पेशेंट के बारे में ही सोचता है। चलिए चलिए, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ, प्रभाकर ने कहा। मेहिका ने सोचा था कि उसके पापा के आते ही पुष्कर हर्षद की शिकायत उनसे जरूर करेगा, मगर पुष्कर ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो चुपचाप प्रभाकर के पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते पुष्कर एक बरामदे में पहुंचा जहां उसने महसूस किया कि बहुत तेज ताजे खून की महक आ रही थी। ये महक खून की उल्टी की नहीं थी बल्कि ताजे खून की थी। कुछ ही देर में पुष्कर उस कमरे में पहुंच गया जहां मिस्टर आनंद महेंद्रू अपनी बीवी के पास बैठे हुए थे। अरे, ये बच्चा कौन है? क्या यही है जिसके बारे में मिस्टर प्रभाकर बात कर रहे थे? इसकी तो अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई है, क्या मिसेस महेंद्रू को ठीक कर पाएगा? मिसेस महेंद्रू के पास ही मौजूद 2 नर्स ने पुष्कर को देखते ही कहा। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि प्रभाकर एक बच्चे को वहां लेकर आ जाएगा। वहां और भी कई डॉक्टर्स और वैद्य मौजूद थे जो बाहर वेट कर रहे थे। पुष्कर को भी उनके साथ ही ले जाकर बैठा दिया गया। उनमें से कोई भी पुष्कर को देखकर उससे बात नहीं कर रहा था। क्या पुष्कर मेहिका की दादी को ठीक कर पाएगा? क्या था उस पत्थर में जो पुष्कर ने देखा था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इन्हें जहर दिया गया है, एक वैद्य ने मिसेस महेंद्रू की नब्ज देखते हुए कहा।
लगभग 1 दर्जन लोग उस समय उस कमरे में खड़े हुए थे। माजिद के साथ साथ मेहका और हर्षद भी मौजूद थे, जो कि अभी अभी आए थे। मुझे नहीं पता कि मुझे किसने जहर दिया है, मिसेस महेंद्रू ने धीमी आवाज में कहा। जहां तक मेरा अनुमान है, ये सचमुच जहर है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। क्या ऐसा कोई आदमी है जिसके ऊपर आप लोगों को शक हो? वैद्य नारंग ने प्रभाकर की ओर देखते हुए कहा। मैंने अपने आदमियों को इस काम पर लगाया है, मगर अभी तक कोई खोज खबर नहीं मिली है। लेकिन क्या ये ठीक नहीं हो सकती? कोई तो दवाई होगी, प्रभाकर ने कहा। ठीक तो हो सकती है, लेकिन इसकी दवाई बहुत ही महंगी होती है, क्योंकि वो किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाई जाती, बल्कि गौंड कबीले के लोग कुछ खतरनाक सांपों को पकड़कर उनका जहर निकालते हैं और उनसे ही बनाते हैं, वैद्य नारंग ने कहा। वैद्य जी, आपको पैसों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इनका इलाज कीजिए, प्रभाकर ने कहा। ठीक है, तो आप भी चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उस दवाई का इंतजाम करता हूं, नारंग ने कहा। उस वैद्य ने तभी अपने असिस्टेंट को बुलाया और उसे कुछ कहते हुए उसे एक दवाइयों का डब्बा मंगवाया। लेकिन जैसे वो असिस्टेंट दवाइयों का वो डब्बा लेकर कमरे में पहुंचा, तो तभी एक लड़की उड़ती हुई तेजी से अंदर आई और उसने उन दवाइयों पर जोर से लात मारकर उन्हें नीचे देख दिया। तुम्हें इस औरत की जान बचाने से पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी, उस लड़की ने गुर्राते हुए कहा। वो लड़की बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और उसके चमकदार बाल पीछे की ओर बंधे हुए थे। वो इतने गुस्से में थी कि लगातार उस दवाइयों के डिब्बे पर लात मार दी जा रही थी और गुर्राते हुए मिसेस महेंद्रू की ओर ही देख रही थी। इस समय उस कमरे में मौजूद सभी लोग बुरी तरह से चौंक कर उसी की ओर देख रहे थे। इरा, ये क्या हो गया है तुम्हें? मिस्टर आनंद महेंद्रू जोर से चिल्लाए। तुम अपनी हद पार कर चुकी हो लड़की, ये कहते हुए माजिद आगे बढ़ा और उसने इरा की कलाई पकड़ ली। लेकिन इससे पहले कि माजिद इरा की कलाई पकड़कर उसे पीछे खींचता, इरा ने तेजी से किक घुमाई जो सीधा जाकर माजिद की छाती में लगी और माजिद हवा में सूखे पत्ते की तरह उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। सभी लोग बुरी तरह से चिल्लाकर इधर उधर भागने लगे थे, क्योंकि माजिद बहुत ही मजबूत आदमी था और उसकी ऐसी हालत देखकर सभी डर के मारे कांपने लगे थे। ये इरा नहीं हो सकती, ये जरूर कोई छलावा है, पकड़ो इसे, प्रभाकर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। माजिद तेजी से खड़ा हुआ और इरा की ओर लपका, लेकिन इरा ने अपना पैर पीछे हटाया और माजिद को धोबी पछाड़ देते हुए उसकी कलाई की हड्डी चटका दी। उसी समय 2 और बॉडीगार्ड इरा की ओर लपके। उनमें से एक के हाथ में खंजर था, जबकि दूसरे के हाथ में गन थी। लेकिन इरा जैसे पहले ही तैयार थी, वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ी और कलाबाजी खाते हुए उन दोनों बॉडीगार्ड पर टूट पड़ी। गोलियों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। सभी लोग इतने डर गए थे कि गोलियों की आवाज सुनकर अपने अपने सर पकड़कर जहां थे वहीं बैठ गए और कुछ तो रोने भी लगे। तभी अचानक से रोशनी की तेज किरण इरा के पहने हुए ग्लासेस से निकली और सीधे गोली चलाने वाले गार्ड के माथे में जा घुसी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर उन्होंने देखा कि दोनों गार्ड अब जमीन पर गिर चुके हैं और लाश में बदल चुके हैं। अरे कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? आनंद महेंद्रू ने चिल्लाकर पूछा। मुझे सिर्फ इस बूढ़ी औरत को मारने के पैसे मिले और अगर कोई और बीच में आता है तो फिर वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा, इरा ने चिल्लाते हुए कहा। ये नाजुक सी लड़की मेरे सामने इतनी हिम्मत कर पाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अचानक ही वैद्य नारंग ने अपने शरीर पर ओढ़ा हुआ चोला उतार कर फेंक दिया और तनकर खड़े हो गए। इसी समय महेंद्रू फैमिली के सभी लोगों को भी समझ में आ गया कि जिसे वो सिर्फ अभी एक वैद्य समझ रहे थे, वो तो एक गोंड कबीले का फाइटर निकला। वैद्य नारंग, अगर आज आप हमें इस लड़की से बचा लेते हैं तो मैं आपको पैसों में तोल दूंगा, आनंद महेंद्रू ने चिल्लाते हुए कहा। वैद्य नारंग गोंड कबीला से थे और किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए उन्होंने बचपन से ही ट्रेनिंग ली थी। उनके कबीले में जंगली जानवर के साथ साथ कबीले पर हमला करने वालों से बचने के लिए भी लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस समय मिस्टर आनंद महेंद्रू अपने सभी आदमियों को बाहर भेजने के कारण पछता रहे थे। उन्होंने अपने ज्यादातर आदमियों को अपने दुश्मनों का पता लगाने के लिए भेज दिया था, ताकि किसने मिसेस महेंद्रू को जहर दिया उसका पता लगाया जा सके। ये लड़की सिर्फ एक चींटी है, इसके लिए तो मुझे अपने हाथ भी हिलाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मेरा शागिर्द ही काफी, नरेंद्र। और इतना कहकर वैद्य नारंग ने अपने साथ आए अपने असिस्टेंट की ओर इशारा किया। जी गुरुजी। पुष्कर के बगल में खड़े उस लड़के ने इशारा पाते ही सिर झुकाकर वैद्य नारंग की बात मान ली। तुमने हमें तुम पर हमला करने पर मजबूर कर दिया है, अभी भी मौका है, माफी मांग लो और यहां से चली जाओ। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारे गौरत होने की भी शर्म नहीं की, नरेंद्र ने इरा से कहा। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है चिरकुट, जल्दी से आगे बढ़, इरा ने कहा। नरेंद्र दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और हवा में उछलता हुआ अपनी किक से इरा पर हमला करने वाला था, मगर इरा एक और मुड़ी और उसने जोरदार किक नरेंद्र के जबड़े पर जड़ दी। किक इतनी जोरदार थी कि नरेंद्र के कई दांत जमीन पर आ गिरे और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। ओह, इसके अंदर तो बहुत ताकत है, वैद्य नारंग ने कहा। तुमने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, मगर यह मत समझना तुम ये करके यहां से बच जाओगे। अब मेरे हमले से बचकर दिखाओ। वैद्य नारंग ने इरा को ललकारा और आगे बढ़ गए। गुस्से में वैद्य नारंग की गर्दन की नसें फूल गई थी और उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। वैद्य नारंग गुस्से में एक बैल की तरह इरा की ओर दौड़ पड़े थे। वहीं इरा भी बिल्कुल नहीं घबराई और वो भी वैद्य नारंग की ओर लपक पड़ी।
दोनों एक मजबूत फाइटर की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे और उनकी इस फाइट को देखकर कमरे में मौजूद सभी की रूह कांप गई थी। वैद्य नारंग पूरी जान लगाकर इरा पर हमला करते थे, वहीं इरा उनके वार से खुद को बचाती भी थी और पलटकर वार करना भी नहीं चूक रही थी। फिर वो दोनों लड़ते हुए दीवार के पास पहुंच गए और अचानक ही इरा ने हवा में कलाबाजी खाते हुए वैद्य नारंग पर अपनी किक लहराई। वैद्य नारंग 2 कदम पीछे हटे और इरा के पैर को पकड़कर उन्होंने इरा को दीवार पर पटक कर दे मारा। मगर ये क्या, इरा को तो कोई खास चोट नहीं लगी, उल्टा दीवार में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? इरा ने जमीन पर पैर रखते ही वैद्य नारंग से कहा, चिंता मत करो, मैंने भी अभी हार नहीं मानी है, कब तक तुम मेरे सामने टिक पाओगी? वैद्य नारंग ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी इरा ने तेजी से अपने बालों से हेयर पिन निकाली और जल्दी से आगे बढ़ते हुए वैद्य नारंग के कंधे पे घोंप दी। वैद्य नारंग के मुंह से तेज चीख निकल गई और इसी के साथ वो 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने इरा के इस हमले की कल्पना भी नहीं की थी। वैद्य नारंग के चेहरे का रंग बदल चुका था, वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहे थे। उन्होंने दर्द में खींचते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस लड़ाई को सिर्फ एक हेयर पिन की वजह से हार जाऊंगा। मैं अपनी हार मानता हूं। सभी के सभी शॉक हो गए थे और महिंद्रू फैमिली के सभी मेंबर्स ने यह सोचा भी नहीं था कि उन्हें लगने लगा था कि अब मिसेस महिंद्रू की जान कोई भी नहीं बचा पाएगा। इरा ने नजरें घुमाकर देखा कि कुछ डॉक्टर्स टेबल के नीचे छुपे हुए हैं और उसके बाद उसकी नजर सीधे कोने में खड़े हुए पुष्कर पर पड़ी, जिसे देखते ही वो सन्न रह गई और पुष्कर की ओर ही देखती रही। अगर तुम सुपारी किलर हो तो मुझे बताओ, हमारे दुश्मनों ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें उनसे कई गुना ज्यादा पैसा दूंगा। आनंद महिंद्रू ने इरा से कहा, हाँ, तुम हमारे परिवार की ताकत और शौहरत के बारे में जानती नहीं हो। हम चाहें तो इस शहर को भी खरीद सकते हैं, इसलिए हमारे इतने सारे दुश्मन। तुम जल्दी से अपनी कीमत बोलो, वरना यह भी ध्यान रखना कि तुम यहां से बचकर कभी नहीं जा पाओगे। चाहे तुम जो कोई भी हो, हम तुम्हें खत्म कर ही देंगे। प्रभाकर ने भी अपने पिता का साथ देते हुए कहा। प्रभाकर ने तक कहा ही था कि इरा ने तेजी से अपने पॉकेट से एक चाकू निकालकर प्रभाकर की ओर फेंक दिया, जो सीधा जाकर प्रभाकर के कंधे में गड़ गया। किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे मार सके? जरा लाओ तो उसे मेरे सामने, मैं भी तो देखूं। इरा ने गुस्से में घुर्राते हुए कहा। चाकू रखते प्रभाकर दर्द में बिलबिलाने लगा था और उसका सूट खून में लाल हो चुका था। कौन है ये लड़की? ये हमें तो नहीं मारेगी ना? कोने में छुपे हुए हर्षद ने दबी आवाज में रोती हुई मेघा से कहा। नहीं, प्लीज मेरी दादी को मत मारो। अचानक ही मेघा तेज आवाज में चिल्लाई। मेघा की दादी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। पूरे महिंद्रू परिवार में एक वो ही थी जो हमेशा मेघा की बात सुनती थी और उसकी सारी इज्जत पूरी करती थी। उसके दादाजी भी बूढ़े हो गए थे और उसके पिता हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। और रही बात मेघा की माँ की, तो वो तो उसकी सौतेली माँ थी, इसलिए मेघा को अपनी दादी से बहुत प्यार था। इरा ने मेघा की ओर देखा और गुस्से में खींचते हुए कहा, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारी दादी से पहले तुम्हारी जान ले लूंगी, समझी? सबकी सांसें सूख गई थी। सब इरा की ओर घूर कर देख रहे थे। महिंद्रू परिवार शहर में सबसे ताकतवर परिवार था, मगर आज वो अपने परिवार के ही सबसे महत्वपूर्ण सदस्य को नहीं बचा पा रहे थे। हमारे इतने सारे बॉडीगार्ड इस बिल्डिंग के बाहर तैनात हैं, मगर वो सभी अंदर क्यों नहीं आ पा रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे सभी लोग कहां गए? प्रभाकर ने दर्द में बिलबिलाते हुए माजिद की ओर देखकर कहा, जो कि खुद बदहवास सा पड़ा हुआ था। इरा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मिसेस महिंद्रू के बेड की ओर बढ़ रही थी और उधर मिस्टर आनंद महिंद्रू की आंखों में तेज तेज आंसू उनके गालों पर आ गए थे। प्लीज ऐसा मत करो, तुम जो कोई भी हो, मैं अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो। मैं अपने जीते जी इसे ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता। मिस्टर आनंद महिंद्रू ने इरा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन इरा को शायद कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था, या फिर वो सब कुछ अनसुना करके जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से जाना चाहती थी। अब बस 4 कदम और फिर मिसेस महिंद्रू की जान खत्म होने वाली थी। मिसेस महिंद्रू ने भी बढ़ती मौत को अपनी ओर आते देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और भगवान के नाम का जाप शुरू कर दिया था। ये मेरी पेशेंट है, तुम मेरे हाथ भी नहीं लगा सकते, जान लेने की बात तो बहुत दूर की है। तभी इरा के कानों में एक आवाज पड़ी जो बेहद भारी और डरावनी थी। ये और कोई नहीं, पुष्कर के ही शब्द थे, जो उसके मुंह से तो निकले थे मगर उसके नहीं थे। पुष्कर की आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी बाजुएं सख्त थी। तुम्हें वापस जाना होगा, वरना तुम्हारा काल नजदीक है, फिर से पुष्कर ने कहा। सभी के सभी शॉक हो गए थे, क्योंकि अभी अभी इरा ने सभी को पछाड़ दिया था और अब ये बच्चा उसे चेतावनी दे रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुष्कर ऐसा क्यों कर रहा है। कौन थी इरा? क्या पुष्कर मिसेस महिंद्रू की जान बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अबे अकुल के अंधे, चुप हो जा, हमें भी अपने साथ मरवाएगा क्या? जब वो चुप रहने के लिए बोल चुकी है तो तू क्यों फैंटम मर रहा है बे? हर्षद ने पुष्कर को दबी आवाज में डांटते हुए कहा। इस समय उसका मन कर रहा था कि वो पुष्कर का सर फोड़ दे। तू अभी बहुत छोटा है बच्चे, अभी तो तूने जिंदगी को समझना भी शुरू नहीं किया, तो जिएगा कब? इसलिए चुप हो जा और अपना जीवन बचा। वैद्य नारंग ने भी पुष्कर को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा था। तुम चुप हो जाओ पुष्कर और पीछे हट जाओ। हालांकि मेघा खुश थी
कि पुष्कर उनके साथ था, मगर वो ये भी जानती थी कि उसके साथ देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इरा बहुत ही खतरनाक किलर थी। सबके सब पुष्कर को इस समय बेवकूफ समझ रहे थे और केवल एक ही इंसान थी जो इस समय उससे थोड़ा डर रही थी, और वो थी इरा। इरा को पुष्कर के अंदर से एक डराने वाली बात, बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही थी, इसलिए वो पुष्कर के बोलने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाई थी। पुष्कर ने ध्यान से इरा की ओर देखा और वो समझ गया कि उसने इंसान की स्किन का मास्क लगाया हुआ है और उसके मास्क के अंदर कोई और ही छुपा हुआ है। पुष्कर को अचानक ही उस खूबसूरत लड़की का ख्याल आया जिसे उस समय गोली मार दी गई थी जब वह झील के किनारे ध्यान में लीन था। इरा ने जो ह्यूमन स्किन का मुखौटा पहना हुआ था वह बिल्कुल उस लड़की के भेष जैसा ही था। क्या यह हो सकती है? पुष्कर ने मन ही मन कहा, और उसका अनुमान सही था। यह सचमुच वो ही लड़की थी। वह यहां इन लोगों को मारने के लिए आई थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसके सामने पुष्कर है तो वह थोड़ा पीछे हट गई। आखिरकार पुष्कर ने उसकी जान बचाई थी। यदि वह समय मिसेस महेंद्रू पर हमला करती तो उसे पुष्कर से भी टकराना होगा। तभी मिस आनंद महेंद्रू ने गहरी और दर्द भरी आवाज में कहा, पुष्कर बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़की बहुत तेज तर्रार हथियारन है, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पुष्कर ने हल्के से अपना सिर हिलाया, उस लड़की की ओर देखा और शांति से कहा, अगर तुम अभी चली जाओगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पुष्कर की यह बात सुनकर हर किसी की आंखें फैल गई थी। हर्षद ने पुष्कर को ऐसे देखा जैसे उसने अपने दिल में उसका मजाक उड़ाया हो। यह पुष्कर तो सचमुच आज घर से सुसाइड करने ही निकला है। अचानक ही एक धूप का चश्मा पहने और छोटे बाल वाला एक और आदमी बाहर से आया। उसके पूरे शरीर पर फैले हुए खून को देखकर यह स्पष्ट था कि वह बहुत से लोगों को मार कर आया है। और जैसे छोटे बालों वाला वो आदमी अंदर आया, उसने उस लड़की से गुस्से से कहा, क्या हो रहा है? तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो शामली? जब महेंद्रू परिवार ने यह देखा तो उनका दिल और भी अधिक डर गया। एक हत्यारे ने उन्हें किसी काबिल नहीं छोड़ा था और अब एक और है। ऐसा लगता है कि इस बार मिसेस महेंद्रू जरूर मर जाएंगी। शामली ने जल्दी से कहा, सावधान, ये लड़का साधारण नहीं है। तुम सच में बेहतर से बेहतर होती जा रही हो, यहां तक कि एक बच्चा भी तुम्हें डरा सकता है। उस आदमी ने शामली पर ताना मारते हुए कहा। यह कहने के बाद उस छोटे बालों वाले व्यक्ति ने पिस्तौल निकाली और बूढ़ी औरत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। सुना नहीं तूने? पुष्कर जोर से चिल्लाया और अगले ही पल उसका हाथ मेघा की छाती तक पहुंचा और उसके टॉप पर लगे बटन को खींच लिया। पुष्कर के हाथ के एक झटके से वो बटन एक पॉप की आवाज के साथ छोटे बालों वाले आदमी की कलाई के पार चला गया। उस आदमी के हाथ से पिस्तौल जमीन पर गिर गई। छोटे बालों वाला आदमी गुस्से में था और दर्द से कराहता हुआ आगे बढ़ा। शामली भी उसके साथ आगे बढ़ी। रुक जाओ, पुष्कर जोर से चिल्लाया और उसने अचानक आगे बढ़ते हुए अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार धमाका। अचानक जमीन पर एक दरार खुल गई जो एक विशाल अजगर की तरह सीधे छोटे बालों वाले आदमी और शामली की ओर बढ़ गई। वे दोनों बुरी तरह चौंक गए और जल्दी से पीछे हट गए। इस दरार का रुकने का कोई इरादा नहीं था और इसने रुकने से पहले उन दोनों को 10 मीटर से अधिक पीछे की ओर धकेल दिया। मेरा पैर स्वर्ग और पृथ्वी को बांट सकता है, पुष्कर ने भारी आवाज में घुर्राते हुए कहा। तुम दोनों एक चींटी की तरह हो और तुम मुझे मारने का साहस कर रहे हो। पूरी जगह अचानक सन्नाटा छा गया। पुष्कर की भारी आवाज फैल गई। ये तुम्हारी जीवन और मृत्यु रेखा है। तुम में से जो कोई भी आधा कदम भी उठाएगा वह मर जाएगा। छोटे बालों वाले आदमी और शामली दोनों ने ठंडी सांस ली और एक दूसरे की ओर देखा। वे 10 मीटर लंबी इस दरार को देखते रहे और फिर उनकी नजर पुष्कर के नाजुक चेहरे पर पड़ी। इस समय उन्हें लगा कि पुष्कर की अभिव्यक्ति उनके गिरोह के नेता की तुलना से भी अधिक भयानक थी। महेंद्रू परिवार में हर कोई और भी अधिक भयभीत था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पुष्कर के पैर से जमीन पर 10 मीटर से अधिक लंबी दरार कैसे बन गई। क्या वह इंसान है? सभी यही सोचने लगे थे। प्रभाकर और माजिद तुरंत अपने शरीर के दर्द को भूल गए और डर के मारे जमीन पर पड़ी दरारों को देखने लगे। हर्षद का चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने पुष्कर की ओर देखा तो उसकी आंखों में गहरा डर झलक गया। वह पहले ही पुष्कर के सामने इतनी बदतमीजी कर चुका था। अगर पुष्कर ने उस समय उसे लात मार दी होती तो उसका क्या होता? हर्षद कांपने लगा था। मेघा भी डरी हुई थी। उसके गुलाबी होंठ पंखुड़ियों की तरह खुले हुए थे। पुष्कर, आपके पास ऐसी शक्ति भी है। आज हमारे परिवार को सुरक्षित रखें। मैं आनंद महेंद्रू आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। मिस आनंद ने डरते हुए पुष्कर से कहा। कोई बात नहीं, आप भी मरीज के परिवार के सदस्य हैं, मैं आपको भी बचा लूंगा। पुष्कर ने बोलना समाप्त करने के बाद शामली और उस छोटे बालों वाले व्यक्ति की ओर देखा। मैं आज एक तेज फाइटर से मिली हूं, चलो चलते हैं। शामली को पता था कि पुष्कर कितना शक्तिशाली है, इसलिए वह पीछे मुड़ी और बहुत ही आराम से दरवाजे से बाहर निकल गई। छोटे बालों वाला आदमी अभी भी लड़ना चाहता था, लेकिन पुष्कर की किक वास्तव में चौंकाने वाली थी। यह निश्चित रूप से कोई जादुई शक्ति जानता है और वह सिर्फ एक हत्यारा है, इसलिए उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। छोटे बाल वाला आदमी यही सोच रहा था। अपने दांत भींचकर छोटे बालों वाला आदमी तुरंत बाहर निकल गया। जैसे ही दोनों हत्यारे चले गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। प्रभाकर ने तुरंत कॉल करना शुरू कर दिया और अन्य लोग तुरंत किसी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगे। मेघा ने एक हाथ से अपनी छाती को ढक लिया और अपने पिता के पास चली गई।
क्योंकि उसके कंधे से अभी तक खून बह रहा था। वैद्य नारंग भी सदमे से बाहर आ चुके थे। वो पुष्कर के पास आए और झुककर बोले, मैंने पहले आपके साथ बदतमीजी की थी, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। अब चूंकि आप यहां हैं इसलिए हमें रुकने की जरूरत नहीं है। वैद्य नारंग अपने असिस्टेंट को भी ले गए और उस मुसीबत वाली जगह से तुरंत चले गए। ओह, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम बहुत ताकतवर हो, उन्हें पकड़ो और मार डालो। हर्षद टेबल के नीचे से रेंग कर बाहर निकला और अचानक चिल्लाया। ऐसे कई लोग और भी सोच रहे थे कि जब पुष्कर इतना ताकतवर है तो क्यों ना इन दो हथियारों को मार गिराया जाए। मैंने उन्हें क्यों जाने दिया है वो मैं सोचूंगा, तुम नहीं। इस समय पुष्कर ने मिसेस महेंद्रू का एक्यूपंक्चर करना शुरू कर दिया था। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? क्या तुम भी उनके साथ हो? हर्षद ने फिर से पूछा। जब पुष्कर ने यह सुना तो वह बहुत चक्कर रह गया। क्या इस तरह की बात का जवाब देना जरूरी है? हर्षद ने उसके सिर को हिलाकर रख दिया था। खैर, इतने कम समय में उसने मिसेस महेंद्रू को ठीक कर दिया था। प्रभाकर ने हर्षद के शब्द सुन लिए थे और उसने तुरंत उस डॉक्टर को दूर धकेल दिया जो उसके घाव को पकड़ रहा था, और प्रभाकर तेजी से हर्षद की ओर बढ़ा। अंकल, क्या आपको नहीं लगता कि मैं सही हूं? है ना? मुझे लगता है कि इस पुष्कर की उन दोनों हथियारों के साथ जरूर कोई मिली भगत है, हर्षद ने प्रभाकर से कहा। अभी हर्षद ने अपनी बात खत्म नहीं की थी कि उसके चेहरे पर प्रभाकर के हाथ का जोरदार थप्पड़ पड़ा। चेहरे पर जोरदार थप्पड़ ने हर्षद को लड़खड़ा दिया था। उसका चेहरा तुरंत सूज गया। अंकल, आपने मुझे क्यों मारा? हर्षद ने कहा। चुप रहो, अगर तुमने मिस्टर पुष्कर के बारे में फिर से कुछ भी बुरा कहने की हिम्मत की तो आज मैं ही तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, प्रभाकर ने हर्षद को डांटते हुए कहा। प्रभाकर के थप्पड़ ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौकन्ना कर दिया था। मिस्टर पुष्कर, ये कैसे हो सकता है? जमीन फट गई है। महेंद्रू परिवार के लोग एक के बाद एक चिल्लाने लगे। मिस्टर पुष्कर, तुम वास्तव में मार्शल आर्ट जानते हो? सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो। मैं माजिद तुमसे बहुत इंप्रेस हूं। माजिद ने कहा। यह जमीन बहुत पहले खोदी गई थी, है ना? फिर इसमें इतनी लंबी दरारें कैसे हो सकती है? दो डॉक्टरों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो दरार को करीब से देखने के लिए उसके पास चले गए और आपस में बात करने लगे। एक और वैद्य यजमान, जो अभी तक चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था, खड़ा हो गया और वो भी दरार को देखने लगा। उसने पहले हर्षद को घूर कर देखा और फिर उसकी नजर फिर से धरती की उस भयानक दरार पर पड़ी। वो वैद्य जानता था कि पुष्कर की किक का क्या मतलब है। आनंद महेंद्रू ने भी पुष्कर की शक्ति का लोहा मानते हुए उसे झुककर प्रणाम किया और कहा, मैं समझ गया हूं कि आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जब मेहका ने अपने दादाजी को इस तरह पुष्कर को नमस्कार करते हुए देखा तो वह तुरंत चिल्लाई, दादाजी। मेहका समझती थी कि आज उसकी दादी की जान पुष्कर नहीं बचाई है और एक ही किक से जमीन पर ऐसी तरह डालने वाला आदमी कोई नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो इतनी छोटी उम्र के लड़के के सामने अपने दादाजी को झुकते हुए नहीं देख पा रही थी। तुम नहीं समझोगी बेटी, मिस्टर पुष्कर इसके हकदार हैं। मिस्टर आनंद महेंद्रू ने अपनी पोती मेहका को रोकते हुए कहा। आनंद महेंद्रू पुष्कर का चेहरा देखकर समझ गए थे कि वो हर्षद की बात से नाराज है, इसलिए उन्होंने तुरंत लोगों को हर्षद को बाहर लेकर जाने के लिए कहा। सुभाष, ये लड़का फिर इस शहर में कभी दिखाई नहीं देना चाहिए, इसे जल्दी से बाहर का रास्ता दिखाओ। पुष्कर ने हल्के से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया और कहा, अगली बार ऐसा हुआ तो ये कुछ बोलने के लायक बचेगा भी नहीं। पुष्कर की बात सुनकर आनंद महेंद्रू हैरान रह गए थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने हर्षद को बाहर भेजकर सही किया हो, क्योंकि पुष्कर के इरादे वास्तव में जानलेवा थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मुझे आशा है कि बेवकूफ हर्षद इस जीवन दान को समझेगा। पुष्कर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित करना अपनी मौत को दावत देना जैसा है। उसके बगल में मौजूद मेहिका ने अचानक आश्चर्य से कहा, दादी आप जाग गई? थैंक गॉड। महेंद्रू परिवार में हर कोई खुश हो गया था और दादी के पास आ गया। मिसेस महेंद्रू, जिनके बारे में वे सभी चिंतित थे, उनके होश में आने पर कई डॉक्टर सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि जो वो सब नहीं कर पा रहे थे वो अकेले पुष्कर ने करके दिखा दिया था। सभी ने पुष्कर की ओर डर और उसके साथ ही इज्जत भरी नजरों से देखा। ये लड़का जो अभी इतना छोटा है वास्तव में इतनी महान क्षमताएं कैसे रख सकता है? वो लोग आपस में बात कर रहे थे, खासकर वे दो डॉक्टर जिन्होंने अभी अभी पुष्कर का मजाक उड़ाया था। उनके चेहरों पर जलन साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। डॉक्टर के रूप में उन दोनों की पेशेवर उपाधियां एक दूसरे की तुलना में बहुत ऊंची हैं, लेकिन अब उन्हें पुष्कर के सामने माफी मांगनी होगी। लेकिन पुष्कर ने उन पर जरा ध्यान नहीं दिया और आनंद महेंद्रू ने कहा, यह अब गंभीर रूप से बीमार नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूं। मिस्टर पुष्कर, अभी आप क्यों जा रहे हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें कहनी है, आपको मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालना होगा। आनंद महेंद्रू ने पुष्कर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा था। आखिर क्यों शामी और उसके आदमी दादी को मारना चाहते थे? आनंद महेंद्रू पुष्कर को क्या बताना चाहते थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ठीक है, अगर जरूरी बात है तो मैं 1 घंटा और रुक जाता हूं। आनंद महेंद्रू के रिक्वेस्ट करने के बाद पुष्कर ने रुकने के लिए हामी भर दी थी। आनंद महेंद्रू खुद पुष्कर को अपने साथ लेकर आगे चलने लगे और फिर मेहिका से कहा, मेहिका यहाँ आओ और पुष्कर के लिए चाय बना लाओ। मेहिका अभी भी मिसेस महेंद्रू के बिस्तर के पास थी
लेकिन अपने दादाजी की बातें सुनने के बाद वह अनिच्छा से उनके पीछे चली गई। तुम नहीं जानते पुष्कर, मेरी पोती बेशक अभी भी बहुत छोटी है, मगर वो बहुत ही अच्छी चाय बना लेती है। आनंद महिंद्रू ने पुष्कर के कान में कहा। मेहिका मूल रूप से बेहद खूबसूरत थी। वो किसी टॉप एक्ट्रेस से कम नहीं लगती थी। जब वह आई तो वह अभी भी थोड़ी होश में थी, लेकिन जैसे ही उसने चाय के सेट को छुआ तो वह बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गई और चाय बनाने में बिजी हो गई। मेहिका के नाजुक फिगर को देखकर किसी को भी उसके लंबे चमकीले बालों को छूने और उसका मन जीतने की इच्छा महसूस हो सकती है। पुष्कर, चाय लो। आनंद ने पुष्कर को चाय पीने का इशारा किया। जी। पुष्कर ने चाय का कप उठाते हुए कहा। पुष्कर ने चाय का कप उठाया और उसे एक घूंट में पी लिया। उसे सचमुच मेहिका के हाथ की बनी चाय बहुत ही अच्छी लगी थी। मेहिका ने जब पुष्कर को एक ही घूंट में सारी चाय पीते हुए देखा तो वह उसी की ओर देखने लगी। उसने मन ही मन सोचा, वह सचमुच एक अलग ही मिट्टी का आदमी है जिसके पास केवल कुछ अलग शक्ति है, क्योंकि मेहिका की नजरों में उसे इस तरह एक ही घूंट में चाय नहीं पीनी चाहिए थी। मेहिका जिस व्यक्ति की सबसे अधिक परवाह करती है वह उसकी दादी है, लेकिन फिर भी पुष्कर ने उन दो हत्यारों को जिंदा छोड़ दिया जिन्होंने उसकी दादी की हत्या की कोशिश की थी। मेहिका को पुष्कर की हरकत पसंद नहीं आई थी। फिर मेहिका ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने सीने पर नजर डाली। पुष्कर, यू डफर, तुम्हें बाकी सारी चीजें छोड़कर मेरे टॉप का बटन मिला था। तुम्हें एक लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। मेहिका मनी मन पुष्कर को गालियां दे रही थी। दरअसल ये रात का समय था और इस समय मेहिका ने अपनी उस ड्रेस के नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। अगर सही समय पर मेहिका अपने सीने पर हाथ नहीं रखती तो सारे लोगों के सामने उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाती। आनंद महिंद्रू ने पुष्कर से कहा, पुष्कर, आज ये दो हत्यारे बहुत ही खतरनाक थे। मानो उनके अंदर कोई डिलीजन पावर हो। क्या बता सकते हैं कि उनमें ऐसा क्या खास था? डिलीजन पावर वो क्या होती है? पुष्कर ने चौंकते हुए आनंद महिंद्रू से पूछा। मिस्टर आनंद हंसे बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर को यह बात पता भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। ये एक बहुत ही पुरानी विद्या है जो कुछ खास समुदाय के कबीलों में बहुत पॉपुलर है। उसमें सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत लोगों को अच्छा फाइटर नहीं माना जाता है। केवल वे ही लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं जिनकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत हो। इस टेक्निक को कई क्लास में बांटा गया है। फर्स्ट क्लास में एक फाइटर को अपनी नाड़ी पर कब्जा करने का अभ्यास करना होता है। सेकंड क्लास में फाइटर को अपने शरीर में छिपी हुई नसों को मजबूत करना होता है, जिससे उसके पास गुप्त शक्ति होती है, और इस प्रकार की शक्ति वाला व्यक्ति काफी भयानक हो जाता है। हमारा देश बहुत अद्भुत है और इसमें न जाने कैसी कैसी प्रजातियां छुपी हुई हैं, जो खुद को रियल वर्ल्ड से बहुत दूर रखती हैं। आनंद महिंद्रू ने आगे बताते हुए कहा। पुष्कर ने शामली की क्षमता के बारे में सोचा। वह कुछ समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया। यह पृथ्वी पर लोगों के लिए डरावना हो सकता है, लेकिन नाग बाबा के लिए इस प्रकार के लोगों से लड़ना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। हालांकि पुष्कर को भी थोड़ा थोड़ा यह समझ आने लगा था कि नाग बाबा ने शामली को झील के किनारे क्यों बचाया था। पुष्कर, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। आपने बार बार मेरी मदद की है। आपको ये चाबी स्वीकार करनी होगी। यह आपके कॉलेज के पास एक घर है, इसीलिए आपको अब कॉलेज के पास कहीं और रुकने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी आनंद महिंद्रू ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर पुष्कर की ओर बढ़ा दिया। जब मेहिका ने देखा कि उसके दादाजी वास्तव में चाबियों का गुच्छा निकाल रहे थे तो उसका मुंह थोड़ा खुल गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दादाजी की नजरों ने उसे रोक दिया। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर के पास उस घर की चाबी को मना करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे इसकी बहुत जरूरत थी। आनंद महिंद्रू मुस्कुराने लगे थे और फिर बोले, ये सही है। सच कहूं तो पुष्कर, मैं वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति हूं जो समय को महत्व देता है। आखिरकार मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरे पास एक घड़ी है जो मुझे मेरे एक दोस्त ने दी थी, और मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। आनंद महिंद्रू ने अपने दराज से एक साधारण बक्सा निकाला जिसमें एक घड़ी थी। पुष्कर ने उस घड़ी पर एक नजर डाली। उसे ये तो नहीं पता था ये किस ब्रांड की है, लेकिन ये काफी खूबसूरत थी। बस इतना ही ठीक है, ये काफी है। प्लीज अब और चीजें मत निकालो। पुष्कर ने आनंद महिंद्रू को रुकने का इशारा करते हुए कहा। उसके बगल में मेहिका ने चाय का कप खटखटाया और पुष्कर की ओर घूरते हुए कहा, अरे तुम तो सच में बड़े अनसिविलाइज हो। क्या तुम जानते भी हो ये कितनी कीमती घड़ी है? मेहिका। आनंद महिंद्रू ने गहरी आवाज में मेहिका को डांटते हुए कहा। पुष्कर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये घड़ी बहुत ही ज्यादा कीमती है। क्योंकि आपने मुझे कुछ दिया है तो मैं भी आपको कुछ दूंगा। मैं आपको समय आने पर एक दवाई दूंगा जो कि अमृत के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर। आनंद महिंद्रू बहुत खुश हुए। वह एकमात्र व्यक्ति थे जो पुष्कर की बात का मोल समझते थे। मेहिका ने अपने दांत पीस लिए और मन ही मन कहा, अमृत, माय फुट, ये सिर्फ एक टॉनिक गोली होगी। हमारे परिवार के पास इसकी कमी नहीं है। च्यवनप्राश देकर बेवकूफ बना रहा है, कमीना। जितना अधिक मेहिका पुष्कर को देखती उतना ही गुस्सा होती जाती। ये लड़का जाहिर तौर पर उससे केवल 1 या 2 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी उसके दादाजी ने उससे दोस्ती कर ली थी। ये बात मेहिका को बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी। मिस्टर आनंद महिंद्रू को पता था कि पुष्कर अभी एक स्टूडेंट है और कल उसकी क्लासेस होंगी, इसलिए उन्होंने अब और उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
वह खुद पुष्कर को गेट तक लाए और अपने आदमी को पुष्कर को छोड़कर आने के लिए कहा। पुष्कर कैंपस में नहीं रहता था, वह सुरभि आंटी के दिए हुए घर में रहता था, जिसका उसने किराया भी नहीं दिया था। यही कारण है कि पुष्कर हमेशा सुरभि आंटी का कर्जदार महसूस करता था और उनकी किसी भी बात के लिए ना नहीं करता था। अरे ये लाइटें क्यों जल रही हैं? पुष्कर ने दूर से अपने घर में रोशनी जलती देखी और कुछ लोगों को भी अपने घर में इधर उधर घूमते हुए देखा। उसकी बाहें तुरंत सिकुड़ गई, क्योंकि जब वह अपने घर के और करीब आया तो उसे तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई पड़ी। अभी सुबह के 3 या 4 बजे होंगे, पुष्कर ने कहा। पुष्कर तेजी से आगे बढ़ा और उसने पाया कि उसके घर का मेन डोर खुला था और उसने पहली नजर में उर्वी और रचिता की ओर देखा। अरे पुष्कर, तुम वापस आ गए? उर्वी ने शराब का ग्लास अपने हाथ में ले रखा था और वो हल्के हल्के डांस कर रही थी और फिर पुष्कर को देखते ही वो चिल्लाई। पुष्कर ने जवाब नहीं दिया। वह तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और एक हाथ से स्टीरियो का प्लग निकाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे रॉक एंड रोल की पूरी दुनिया अचानक बंद हो गई हो। कमरे में मंगल और उनके बाकी दोस्त, जो सभी नशे में थे, वे सब अचानक चिल्लाए, अबे क्या है यार, म्यूजिक किसने बंद किया? इसे जल्दी से चलाओ। एक लड़के ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे हमारा मजदूर दोस्त वापस आ गया है, हुर्रे! मंगल ने नशे में चिल्लाते हुए कहा। घर में मौज मस्ती कर रहे लोग उर्वी के ही दोस्त थे, जो रेसिंग ट्रैक से लौटे थे। वे कई दर्जन बियर लाए थे और उन्होंने ढेर सारा खाना भी अपने साथ पैक करा लिया था और अब वे पुष्कर के घर में ही एंजॉय कर रहे थे, जब मानो उसका इंतजार करते हुए पार्टी कर रहे थे। पुष्कर को पता था कि उर्वी के पास इस जगह की चाबी है, आखिर ये घर है तो उसी का। हालांकि ये लोग उसकी सहमति के बिना अंदर घुस आए और उसके घर को अस्त व्यस्त कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी दिन निकलने वाला है और पूरी इमारत जाग चुकी है। उर्वी ने पुष्कर को गुस्से के भाव के साथ देखा और वह तुरंत गुस्से में बोली, पुष्कर, क्या चाहिए तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बस तुमसे पूछने ही वाला था, यहाँ पर आकर ये सब करने का तुम्हारा क्या मतलब है उर्वी? पुष्कर ने मंगल और अन्य लोगों को गुस्से से देखा। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए हम यहाँ तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे थे। एक तो तुम इतनी देर से वापस आए हो और बिना एक शब्द कहे हम पर गुस्सा कर रहे हो। तुम अपना गुस्सा किसे दिखा रहे हो? उर्वी ने पुष्कर से कहा। तभी शिखा ने कहा, पुष्कर, तुम्हें क्या हुआ है? हम वास्तव में तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। हम इसलिए ड्रिंक कर रहे थे क्योंकि हम काफी डरे हुए थे। तुम्हें पता नहीं है, उर्वी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए उसका फोन लेकर मैंने तुम्हें फोन किया था, क्योंकि वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी उर्वी ने कहा, अरे इसके बारे में कौन चिंता कर रहा था, मुझे तो डर है कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी। तभी मंगल ने रचिता को अपने गले से लगाया। उसके पूरे शरीर से शराब की गंध आ रही थी। मंगल ने पुष्कर से कहा, अरे तुम सिर्फ लड़ सकते हो तो क्या तुम किसी को भी हरा दोगे? हमें डर था कि कहीं और लोग आकर तुम्हें जान से न मार दें, इसलिए हम सभी लोग डरते हुए तुम्हारे घर में आ गए थे, समझे? दूसरों को भी थोड़ी देर के लिए पुष्कर की हरकत पर गुस्सा आ गया था। उनमें से एक ने शराब की बोतल पकड़ ली और कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नहीं आता, बाहर में जाइए, हमें क्या। पुष्कर ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। कमरे में हर जगह शराब की बोतलें थी, साथ ही फर्श पर सिगरेट के टुकड़े भी थे। सोफे पर बहुत सारी शराब गिर गई थी, जिससे वह खराब हो गया था। पहले से ही पुष्कर के मन में इन अमीर बाप के बच्चों के इस ग्रुप के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और अब वह और भी अधिक गुस्सा हो गया था। तुम सब लोग जा सकते हो, बाहर निकल जाओ, पुष्कर ने खींचते हुए गुस्से में कहा था और उसके इस एक वाक्य ने उन लोगों के बीच विस्फोट कर दिया था। क्या बात है, 2-4 गुंडों को मारकर बढ़िया कड़ा गई है वह तुझमें? तभी उनके बीच से एक लड़के ने पुष्कर से कहा। उर्वी ने तभी पुष्कर पर चिल्लाते हुए कहा, पुष्कर, ये मत भूलो, ये मेरा घर है। यदि तुम मेरे दोस्तों को यहाँ से निकालोगे तो तुम्हें भी घर से बाहर जाना होगा। पुष्कर ने थोड़े आश्चर्य से उर्वी की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ भी कह सकती है। तभी उर्वी को भी लगा कि उसने पुष्कर से बहुत बड़ी बात बोल दी, क्योंकि पुष्कर ने ही आज रात उन्हें बचाया और अब वह उसी को भगाना चाहती थी। उसने अपने होंठ काटे और माफी मांगना चाहा, लेकिन जब उसने पुष्कर को गुस्से में देखा तो उसने खुद को रोक लिया। शिखा ने जल्दी से उर्वी को खींच लिया और कहा, ठीक है, आज रात हर कोई थक गया है, चलो घर चलते हैं। सॉरी, क्या तुम नहीं देख सकती कि हमारे चेहरे कैसे हैं? हमारे चेहरे पर अभी भी छोटे हैं। क्या इस समय हम घर जाएंगे तो घर वालों के कितने सवाल होंगे? और मैं रात में शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहता। एक लड़के ने कहा, ओह गॉड, मैंने अपना आईडी कार्ड और बाकी चीजें रेसिंग ट्रैक पर ही छोड़ दी। मंगल, क्या हम तुम्हारे होटल नहीं जा सकते? वहां में रूम लेने के लिए आईडी कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा? रचिता ने नाजुक ढंग से पूछा। क्या पुष्कर उन सभी को घर से निकाल देगा? क्या पुष्कर रिलीजन विद्या के बारे में पता लगाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मंगल ने रचिता से कहा, जब तुम मेरे होटल में आई थी तो क्या मेरे पापा को तुमने नहीं कहा था कि हम आज रात बाहर ही रहेंगे? अब चेहरे पर ऐसी चोटें लेकर हम वहां नहीं जा सकते, इसलिए कहीं मत जाओ। हम आज पूरी रात जागने के लिए तैयार हुए थे, हमें बस थोड़ी नींद लेने के बाद फिर कॉलेज जाना है। उर्वी, क्या तुम हमें यहाँ से भगाना चाहती हो? तो चलो। उर्वी ने गुस्से से कहा, मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो रहो या तुम चाहो तो चले जाओ, तो फिर तो मैं यही रुकूंगा। ये कहते ही मंगल जोर से चिल्लाया। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया और फिर अपना सामान पैक करने के लिए कमरे में चला गया। कुछ ही देर के बाद वो बैग लेकर बाहर आ गया। यहाँ पे घर की चाबी है,
पुष्कर ने चाबी उर्वी को देते हुए कहा। उर्वी ने पुष्कर का हाथ पकड़ लिया। अरे तुम रात में कहां जा रहे हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पुष्कर ने अपना हाथ खींच लिया। मुझसे क्या लेना देना? अगर मेरी मां पूछेगी तो क्या मैं ये नहीं सोचेगी कि मैंने तुम्हें घर से निकाला है? उर्वी ने पुष्कर से कहा। उर्वी बहुत गुस्से में थी। उसने और जोर से कहा, क्या तुम्हें बेवकूफ आदमी हो? मैंने ऐसे ही तुमसे कुछ भी कह दिया और तुम चलते बने। इस टाइम तुम कहां जाओगे? हम तुम्हारे यहां वापस आने का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे दोस्तों की तरह, समझे तुम? पुष्कर ने चारों ओर फैली हुई गंदगी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम सचमुच इसे दोस्ती कहती हो? मुझे यहां वापस आए इतना टाइम हो गया है, लेकिन क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं? पहले मेरे यहां रहने का कोई और रीजन था, लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं, पुष्कर ने कहा और आगे बढ़ गया। रुको। इस बार पुष्कर को रोकने वाली रचिता थी। क्या अभी भी कुछ कहना बाकी रह गया है? पुष्कर धीरे से घूमा और अपने सामने खड़े सभी लड़के और लड़कियों की ओर देखा। भले वे एक ही कॉलेज में हो, एक ही उम्र के हो और एक ही कमरे में हो, फिर भी वे बहुत अलग है। कुछ तो बात है, क्योंकि तुमने ही उन गुंडों को रेसिंग ट्रैक पर सबक सिखाया है। रचिता ने घमंड में अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं, पुष्कर ने गहरी आवाज में कहा। रचिता ने पुष्कर पर तारा मारते हुए कहा, ओह रियली? मैं यहां तुमसे जवाब मांग रही हूं। तुमने कहा तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि कैसे लड़ना है और कई लोगों को मार भी सकते हो, तो फिर तुमने उन्हें देखते ही एक्शन क्यों नहीं लिया था जब उन्होंने मंगल और बाकी लोगों को मारा था? इसे देखो, उन गैंगस्टरों ने मेरे मंगल के साथ क्या किया है। पुष्कर शॉक हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे लोग उसे थैंक्स बोलने की बजाय उससे ऐसी बातें करेंगे और ये बेवकूफ लड़की उसे सारी घटना का दोषी बना देगी। मंगल और कई दूसरे लड़कों को पीटा गया था। हालांकि वे अस्पताल नहीं गए, फिर भी उनके पूरे शरीर में दर्द था और कई जगहों पर सूजन और कालापन था। इस तरह की चोट को ठीक होने में कम से कम 2 या 3 सप्ताह लगेंगे। फिर वे सभी किसी को भी अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे? लेकिन रचिता उनके लिए स्टैंड लेना चाहती थी। पुष्कर, मुझे बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऊपर से इतने अच्छे होने का ढोंग करोगे, लेकिन अंदर से तुम इतने चालबाज निकलोगे। अगर तुमने पहले एक्शन लिया होता तो हमारा यह हाल नहीं होता, रचिता ने कहा। रचिता की आवाज पहले से तेज हो गई और वो बोली, हमारी सारी चीजें वहीं छूट गई हैं। हमारा तुम्हारे साथ रहना ही बेकार है। क्या तुम सचमुच हमारी दोस्ती के लायक हो? पुष्कर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इस समय पुष्कर के लिए लड़के कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, ऐसी कोई बात मायने नहीं रखती थी। अगर कोई भी पुष्कर से इस तरह की बात करेगा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़का है या लड़की। अगर तुमने दोबारा बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। पुष्कर की बात सुनकर रचिता इतनी डर गई कि उसने एक कदम पीछे खींच लिया। तभी उसे याद आया कि पुष्कर मार्शल आर्ट में अच्छा था और उसे पुष्कर से ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। बस काफी हुआ। तभी उर्वी चिल्लाई। मैं सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस समय पुष्कर ने अचानक एक पड़ोसी को दरवाजा खोलकर बाहर झांकते हुए देखा। अभी सुबह के 4 बजे हैं। आमतौर पर पुष्कर के पड़ोसी उसके प्रति अच्छे होते, लेकिन वह कभी भी इस तरह शोर नहीं मचाता। अब और पुष्कर उर्वी के घर में नहीं रहना चाहता था। अगली बार जब तुम्हें से कोई भी मुझसे उलझेगा तो ये चेतावनी ध्यान रखना। फिर पुष्कर ने अपना डफल बैग उठाया और चला गया। शिखा ने उर्वी को अपनी ओर खींच लिया और कहा, तुम इतनी परेशान मत हो, आओ मेरे साथ। उन दोनों ने एक साथ पुष्कर का पीछा किया, लेकिन जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुष्कर जा चुका था और चारों ओर अंधेरा था और वे ये नहीं देख पा रही थी कि वह किस दिशा में जा रहा था। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय उसे क्या कहना चाहिए। उर्वी के मन में इस समय पुष्कर से बहुत शिकायत थी। उसने कहा, मैंने बस यूं ही उसे कह दिया था, लेकिन क्या उसे इतना मैच्योर नहीं होना चाहिए? क्या वो छोटा बच्चा है? छोड़ो, इसे जाने दो। शिखा उर्वी से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन फिर वो चुप हो गई। पुष्कर चलते चलते एक चाय की दुकान पर रुका। उसने चाय पी और फिर कुछ ही देर में सुबह हो गई। वह एक बस स्टॉप पर आया जहां पहले से ही कई लोग बस का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसके कॉलेज जाने वाली बस आ गई, लेकिन जैसे ही वह बस में चढ़ा उसे एहसास हुआ कि उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है और अब उसके पास सिर्फ कुछ ही रुपए थे। ऐसा लगता है कि मैं पैसे रखना भी भूल गया, पुष्कर ने मन ही मन कहा। पुष्कर, क्या तुम भी कॉलेज जा रहे हो? अचानक पुष्कर को अपने कान के पास एक मधुर आवाज सुनाई दी। पुष्कर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत महिला वहां खड़ी थी। वह लगभग 23 या 24 साल की थी। उसके लंबे बाल बंधे हुए थे और उसका चेहरा सुंदर और गुलाबी था। 2 बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों ने पुष्कर को देखा। उसने साड़ी पहनी थी जो उसके फिगर को पूरी तरह से निखार रही थी। क्या तुम्हारे पास चेंज नहीं है? कोई नहीं, मैं तुम्हारा टिकट ले लेती हूँ। वैसे आज इतनी जल्दी कॉलेज जाने का कोई खास कारण? पुष्कर ने अपने पैसे वापस अंदर रख लिए। पुष्कर एक पल के लिए चौंका, फिर उसे याद आया कि वह टीचर अंकिता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अंकिता मुस्कुराई और एक अजीब सी खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दी। ठीक इसी समय बस अचानक रुक गई और अंकिता के मुंह से आह की आवाज निकली और तभी वो अपना बैलेंस खोते हुए पुष्कर के गले से जा लगी। पुष्कर ने भी ना चाहते हुए अंकिता को कमर से पकड़ लिया और उसे ध्यान दिया कि अंकिता की साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया है और पुष्कर का हाथ उसकी कमर से जाकर चिपक गया है।
पुष्कर अंकिता के डीप नेक ब्लाउज से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, जैसे उसकी आंखों को इस समय अंकिता की खूबसूरती ने बांध लिया हो। अगले कुछ पलों के लिए वो सब कुछ भूल गया था और उसे अंकिता को यूं ही गले से लगाए रखा। अंकिता भी शायद भूल गई थी कि वो इस समय पब्लिक बस में है। अंकिता को थोड़ी देर बाद कुछ शर्म महसूस हुई और वो शर्माते हुए अपना पल्लू संभालकर सीधे खड़ी हो गई। वह बेहद शर्मीली थी और शांत होने का नाटक करते हुए बोली, सॉरी, वो अचानक ब्रेक लग गए। कोई बात नहीं, यहाँ एक सीट खाली है, आप बैठ सकती हैं, मैं पीछे चला जाता हूँ, पुष्कर ने कहा और बस के पीछे चला गया। अंकिता को नहीं पता था कि उसे पुष्कर से क्या कहना चाहिए, इसलिए जब उसने पुष्कर को पीछे की ओर जाते हुए देखा तो उसे बहुत राहत महसूस हुई। लेकिन तभी उसने पाया कि पुष्कर आखिरी सीट पर अकेला बैठा था और बस की खिड़की से बाहर घूर रहा था। अंकिता सरप्राइज थी कि इतनी कम उम्र में वह इतना अकेला क्यों है। जल्द ही बस दूसरे स्टॉप पर रुकी। पुष्कर ने अचानक अपनी पलकें उठाई और उसने देखा कि जो यात्री ऊपर आए थे उनमें हिरण के सिर और चूहे जैसी शक्ल वाला एक आदमी था। इससे पहले कि वह खड़ा होता, उसकी नजर गाड़ी में बैठे यात्रियों की जेबों पर पड़ी। पुष्कर ने चोर की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। पुष्कर चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। वो बस उस जेब कतरे की हरकतों को देख रहा था। लगता है टीचर ने भी उस चोर को पहचान लिया है, वो काफी सावधान लग रही है। पुष्कर धीरे से मुस्कुराया। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि अंकिता उससे कई साल बड़ी थी। इस समय अंकिता ने भी अपनी बौहें चढ़ा ली। वह इस चोर को पहचान गई थी। कुछ समय पहले वह जब कॉलेज जाने के लिए बस में चढ़ी थी तो बस में किसी ने उसका पर्स चुरा लिया था। अंकिता को याद आ गया था कि उस समय उसके सामने यही आदमी था। नहीं, मैं से फिर से किसी का पर्स नहीं चुराने दूंगी। अंकिता ने पहले अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और फिर चोर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। चोर ने अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा चाकू हिलाया और अंकिता को नाराजगी से देखा। उनके पेशे के लोग एक नजर में बता सकते थे कि अंकिता का बैग बहुत महंगा था और जिस मोबाइल फोन को अंकिता ने जल्दबाजी में वापस अंदर रख लिया था वो भी बहुत महंगा था। लगभग 1 लाख रुपए का सामान इस समय चोर की आंखों के सामने था। नीच कमीनी, चोर ने अंकिता को देखकर हल्के से कहा और उसे अपना लक्ष्य बदलना पड़ा। फिर वो एक मोटी औरत पर ध्यान देने लगा। उस बूढ़ी महिला के मुंह पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक थी और उसने जो परफ्यूम लगाया था उस वजह से उसके बगल में बैठे लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली थी। चोर ने हाथ में अपने साथी का छाता पकड़ने का नाटक किया और फिर अपने साथी से कहा, सही समय मिलते ही एक्शन ले लेना। तभी अंकिता अचानक तेजी से आगे बढ़ी और नींद में डूबी हुई उस बूढ़ी औरत को हिलाया। आंटी जी, सो मत जाना, अपना पर्स देखो। चोर की आंखों में भयंकर रूप दिखा और उसने अंकिता को घूर कर देखा। बुढ़िया अचानक जाग गई और तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। वह चोर पर गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारे हाथ में वो क्या है? इसे बाहर निकालो और दिखाओ, क्या तुम मेरे पैसे चुराने की कोशिश कर रहे हो? चोर गंभीर दिख रहा था। मुझे तुमसे क्या लेना देना? बुढ़िया पागल हुई है क्या? हर कोई सावधान रहे, यह एक चोर है और वह बस किसी की चीजें चुराना चाहता है, अंकिता ने चिल्लाते हुए कहा। अचानक गाड़ी में सवार सभी यात्रियों की नजर चोर पर पड़ी। बूढ़ी औरत ने जल्दी से अपना बैग खंगाला और अचानक उसका चेहरा काफी बदल गया। वो चिल्लाते हुए बोली, मेरा बटुआ कहाँ है? मेरा बटुआ गायब है, उसने इसे चुरा लिया होगा। कई लोगों ने तुरंत चोर की तरफ इशारा किया। अंकिता ने चोर से कहा, बेहतर होगा कि आप इसे तुरंत बाहर निकालें, अदरवाइज हम पुलिस को बुला लेंगे। ड्राइवर को भी इसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी। वह तुरंत रुका और चिल्लाया, लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बस को चुराने की? इसे पकड़ लो और पुलिस को कॉल करो। चोर बहुत सख्त होते हैं और वैसे भी ये इलाका उसका था। फिर उसे इन लोगों से कैसे खतरा महसूस हो सकता था? उसने तुरंत अपना चाकू बाहर निकाला। किस कमीने ने पुलिस बुलाने को कहा? कौन बुलाएगा? क्या पुष्कर चोर को पकड़ लेगा? क्या चोर अंकिता पर हमला कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बोलो, है किसी में हिम्मत पुलिस को बुलाने की? साहब सुन गया क्या सबको? अभी तो बड़े पुलिस पुलिस चिल्ला रहे थे। उस चोर ने चिल्लाते हुए कहा। ऐसा अहंकारी चोर किसी ने कभी नहीं देखा था। खंजर को देखकर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चोर को पकड़ने के लिए चिल्लाना एक बात है, लेकिन चोर से जी जान से लड़ना दूसरी बात है। बूढ़ी औरत, मैंने अभी तुम्हारा बटुआ चुराया है, तो अब तुम क्या चाहती हो? क्या तुम इसे वापस लेना चाहती हो? चोर ने बुढ़िया के चेहरे पर खंजर से लगभग वार कर दिया था, जिससे वो बुढ़िया वही बैठी हुई कांपने लगी थी। दरवाजा खोलो, मैं इस बस से बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे यहीं पर उतरना है। चोर गुस्से से ड्राइवर पर चिल्लाया। ड्राइवर को डर था कि वह कूद जाएगा और किसी को चोट पहुंचाएगा, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। अंकिता का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह चोर को इस तरह जाने देने को तैयार नहीं थी। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, समझे? भाग में जाओ, अंकिता ने चिल्लाते हुए कहा। चोर ने गुस्से में अंकिता की ओर देखा और फिर अचानक हमला करते हुए चाकू से अंकिता के चेहरे पर वार कर दिया। अंकिता के चेहरे पर अचानक एक लंबा निशान पड़ गया, जिससे बहुत तेजी से खून बह रहा था। वह चिल्लाई और अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। अंकिता की हथेलियों से खून रिसने लगा। पूरी गाड़ी में अचानक अफरा तफरी मच गई। पुष्कर आखिरी सीट पर बैठा हुआ था। जब तक उसने दूसरों को बचाना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भीड़ को धक्का देकर हटाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वह डरे हुए यात्रियों की भीड़ से दब गया। कमीने, पुष्कर का दिल गुस्से से भर गया था।
क्योंकि उस जेब कतरे ने उसकी टीचर पर हमला कर दिया था। पुष्कर ने देखा कि चोर बस से बाहर निकल गया और भाग रहा है। पुष्कर तेजी से बस की खिड़की से बाहर कूद गया। पुष्कर ने ताकत लगाई और सीधे उसका पीछा किया। भागते समय चोर पीछे मुड़कर देखना नहीं भूला। जब उसने पाया कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वह सड़क पार कर गया। तू नहीं बचेगा कमीने। पुष्कर ने एक छोटे से पत्थर को लात मारकर उसकी ओर उछाल दिया और वह छोटा पत्थर चोर की एड़ी पर जोरदार आवाज के साथ लगा। तभी उस चोर को एक सफेद गाड़ी ने टक्कर मार दी। वह चोर कई बार हवा में घूमा और लगभग 10 मीटर दूर गिर गया। वह जमीन पर लुढ़क गया था और हिल नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वह जीवित है या मर गया है। पूरी सड़क अचानक रुक गई। ट्रैफिक जाम लग गया था। सभी लोग ये देखने के लिए इधर उधर देखने लगे कि क्या हो रहा है। तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पुष्कर तेजी से आगे बढ़ा और चोर द्वारा गिराए गए बैग से एक बटुआ निकाला और फिर वापस बस की ओर चल दिया। सफेद कार का दरवाजा तेजी से खुला और एक सुंदर लड़की उसमें से बाहर निकली। उसने पुष्कर को 2 बार आवाज दी, लेकिन जब उसने पुष्कर को तेजी से चलते देखा तो वह गुस्से में जमीन पर पैर पटकने लगी। पुष्कर जल्दी से बटुआ लेकर बस में लौट आया। दूर से उसने बुढ़िया को घबराहट में चिल्लाते हुए सुना, मुझे उसके साथ अस्पताल क्यों जाना चाहिए? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या उसके साथ अस्पताल जाने से मुझे उसके इलाज का पैसा नहीं देना पड़ेगा? तुम्हें उस चोर को ऐसे बोलने के लिए किसने कहा था? चोरी तो मेरे पैसे हुए थे ना, तुम दूसरों के काम में क्यों टांग अड़ा रही थी? पुष्कर तेजी से गाड़ी पर चढ़ गया। अरे लड़का वापस आ गया है, शाबाश। वास्तव में उसे बटुआ वापस मिल गया। किसी तेज नजर वाले ने तुरंत चिल्लाकर कहा। जैसी बूढ़ी औरत ने पुष्कर को वापस आते देखा, वह दौड़ पड़ी और अपना बटुआ वापस ले लिया। पुष्कर गुस्से में था, लेकिन जब उसने अंकिता को खून से लथपथ चेहरे के साथ दर्द में बैठे देखा तो पुष्कर ने बूढ़ी महिला की कोई परवाह नहीं की और वह जल्दी से अंकिता को देखने के लिए उसके पास चला गया। तुम छोटे से बच्चे, मेरे बटुए से 1000 रुपए कैसे गायब है? अचानक बुढ़िया ने अपना बटुआ खोला। उसने पैसे गिने और चिल्लाई, मेरे बटुए में 1300 रुपए थे, तो केवल 300 क्यों बचे हैं? अन्य 1000 रुपए कहाँ हैं? जल्दी मेरे पैसे निकाल। मैं तुझे शाबाशी देना चाहती थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू भी चोर है। बूढ़ी औरत धमकाते हुए पुष्कर के पीछे आई और उस पर जोर से चिल्लाई। अन्य यात्रियों ने भी पुष्कर को आश्चर्य से देखा और एक पल के लिए उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या वास्तव में वही लड़का है जो उस चोर के पीछे भागते हुए गया था। मैंने चुपके से 1000 रुपए निकाल लिए, पुष्कर ने चिल्लाते हुए कहा। आंटी जी, आप ही कैसी बात कर रही हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आपके पर्स में से 1 रुपया भी नहीं निकाला है। पुष्कर ये कहकर अचानक पलटा और अंकिता की ओर चल पड़ा। बुढ़िया तुरंत चौंक गई, लेकिन फिर वो तुरंत चिल्लाई, तुम छोटे जानवर, तुमने मेरे पैसे चुरा लिए और अब बचकर भाग रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं कभी किसी से नहीं डरती। आंटी जी, जो भी आपके पर्स में था ये वही है और मुझे जाने दो। आप जाकर उसी चोर के पास ढूंढो, मुझे आपके पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, पुष्कर ने कहा। मोटी बूढ़ी औरत सड़क पर पैसे ढूंढने लगी और इतने में ही पुष्कर बस में चढ़ गया। बस में सवार सभी लोग हैरान रह गए थे। यहाँ तक कि कई सालों से गाड़ी चला रहे ड्राइवर को भी उस बूढ़ी औरत की बात हजम नहीं हुई थी। हर कोई इतना डर गया कि उनके चेहरे बदल गए। पुष्कर ने उनमें से किसी की ओर नहीं देखा। वह अंकिता के पास आया, नीचे झुका और उसे उठाया। अंकिता के चेहरे पर चोट लगी तो वह लगभग स्तब्ध रह गई थी। फिर उसने पुष्कर को अपनी ओर आते देखा। अंकिता बस पुष्कर को एकटक देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा। पुष्कर और अंकिता एक साथ बस से बाहर निकले। अंकिता पूरी तरह से डरी हुई थी। पुष्कर ने अंकिता को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। पहले अंकिता को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह अपने हाथों से पुष्कर की धड़कन को महसूस कर सकती थी। चिंता मत करो, हम अस्पताल में आ चुके हैं, पुष्कर ने अंकिता से कहा। आज सुबह अस्पताल में कोई मरीज नहीं था। पुष्कर ने जल्दी से अस्पताल की फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर अंदर की ओर भागा। प्लीज जल्दी से इनका ऑपरेशन कीजिए, पुष्कर ने नर्स को अंकिता की ओर इशारा करते हुए कहा। अंकिता के चेहरे पर घाव बहुत गहरा था। चोर ने बहुत जोर लगाया होगा। चाकू की नोक पहले ही अंकिता के चेहरे को छेद चुकी थी और उसके दांतों में घुसी हुई थी। भले ही घाव को सिल दिया जाए, लेकिन फिर भी अंकिता के चेहरे पर एक भद्दा निशान छोड़ देगा। अंकिता एक मजबूत लड़की थी जिसने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। पुष्कर ने मन ही मन उसके पैसों के बारे में सोचा जो अंकिता ने उसके किराए के लिए दिए थे। मैं अपने जीवन में कभी भी दूसरों का कर्जदार होना पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पुष्कर ने सबसे पहले आंटी सुरभि को कॉल की जो वाइस प्रिंसिपल थी और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताया। पुष्कर ने उनसे अपनी छुट्टी के बारे में भी रिक्वेस्ट की थी। फिर पुष्कर तुरंत अस्पताल के बाहर निकलकर आयुर्वेद की दुकान ढूंढने के लिए चल पड़ा। हे नाग बाबा, मेरी मदद कीजिए, कहाँ हैं आप? मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। पुष्कर ने जल्दी से मन ही मन काले सांप को याद किया। उसे याद आ गया था कि काले सांप को सभी प्रकार की जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है। एक कागज निकालो और लिखो। काले सांप की आवाज आई और पुष्कर ने तभी एक कागज निकालकर उन पर काले सांप द्वारा बताई गई सभी दवाइयां लिख ली। हालांकि अस्पताल में अधिक दवाएं हैं, लेकिन पुष्कर को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर ज्यादा भरोसा था, क्योंकि उन्हीं से अंकिता के चेहरे का निशान मिटाया जा सकता था। बॉस, मुझे एक दवाई चाहिए। पुष्कर एक आयुर्वेदिक दुकान पर पहुंचा और वहां जाकर दुकानदार से बोला, हाँ, मेरे पास ये दवाइयां नहीं है,
इनमें से कुछ को अभी भी औषधि उद्यान में पकाया जा रहा है, उसके बाद ही मैं उन्हें बेचने के लिए तैयार कर पाऊंगा। दुकानदार सत्येंद्र ने अपना चश्मा लगाया और पुष्कर के दिए कागज पर लिखी हुई दवाइयों को देख कर कहा। हालांकि वे दवाइयां बहुत ही दुर्लभ थी, पर सत्येंद्र कई सालों से आयुर्वेदिक दवाइयों का स्टोर चला रहा था, इसलिए सत्येंद्र उनके बारे में जानता था। तुम्हारे पास एक औषधि उद्यान है, तो मुझे वहां ले चलो और मैं जो भी औषधि चुनूंगा मैं तुम्हें उसकी कीमत दुगनी दूंगा। पुष्कर के पास यह बर्बाद करने का समय नहीं था। सत्येंद्र ने तुरंत पुष्कर की बात मान ली और वो उसे लेकर अपने गार्डन की ओर चल पड़ा, जहां वो ये दवाइयां तैयार करता था। औषधि उद्यान में आने के बाद पुष्कर ने तुरंत उस जड़ी बूटी को सत्येंद्र की मदद से खोज लिया जो वह चाहता था। इन दोनों दवाइयों का मिश्रण निशान हटाने के लिए पर्याप्त है। पुष्कर काले सांप की मदद से जड़ी बूटी खोज रहा था और बड़बड़ा रहा था। उसके बगल में बैठा हुआ सत्येंद्र सरप्राइज था और उसे नहीं पता था कि पुष्कर किससे मन ही मन बात कर रहा है। ओह, वह एक तालाब है, ये बहुत अच्छा है। मुझे कमल के बीज याद आ रहे हैं। पुष्कर ने सामने के तालाब की ओर देखा और अचानक ही वो खुश हो गया। ये तालाब हरे पानी के तालाब जैसा दिखता है, इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें कीचड़ के नीचे हजारों साल पुराने कमल के बीज हैं। काले सांप ने तुरंत पुष्कर को इसके बारे में आगाह कर दिया। ओह लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ, मैं यहाँ बहुत जरूरी दवाई बना रहा हूँ। अचानक दो वैद्य जिन्होंने साधुओं जैसे कपड़े पहने हुए थे वो पुष्कर से वहां कर बोले। उनके आगे और पीछे 1 दर्जन से अधिक लोग थे। वो पहले वेदी स्थापित कर चुके थे, मोमबत्तियां जला चुके थे और वेदी खोलने और अनुष्ठान करने वाले थे। पुष्कर थोड़ा चौंका और बोला, आप क्या कर रहे हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है छोटे लड़के। सत्येंद्र जी, क्या हमने आपसे नहीं कहा था कि आप हमें परेशान नहीं करेंगे? लेकिन आप तो परेशानी पैदा करने के लिए एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ ले आए। एक वैद्य ने गुस्से में कहा। सत्येंद्र ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करें वैद्य हरिकेश, हम बस कुछ दवा लेने आए और तुरंत चले जाएंगे। अपनी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए अन्य स्थानों पर जाएं। आप नहीं जानते कि यह तालाब साफ नहीं है, इस अनुष्ठान में कम से कम 10 दिन लगेंगे। वो वैद्य सीधा बोला। पुष्कर ने उस वैद्य पर नजर डाली और जान लिया कि वो एक बड़ा तजुर्बे वाला वैद्य है। उसे इस कमल के बीज के बारे में जरूर बहुत गहरा ज्ञान है। मैं जो दवा चुनना चाहता हूँ वह तालाब में मौजूद हजारों साल पुराने कमल के बीज है, पुष्कर ने कहा। वैद्य पहले तो चौंका और फिर गुस्से से चिल्लाया, ढीठ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तालाब गंदगी से भरा है। सत्येंद्र ने इसे अपनी आंखों से देखा है, हर जगह जहरीले कीड़े हैं, ये बहुत जहरीला है। लड़के, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। इसलिए अब जितनी जल्दी हो यहां से चले जाओ। कोई अन्य वैद्य भी एक के बाद एक बोले। वे या तो डांट रहे थे या धमकी दे रहे थे। वे किसी भी तरह पुष्कर को वहां से भगाना चाहते थे। पुष्कर ने गहरी आवाज में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या करते, लेकिन बहुत सारे कमल के बीज हैं जो यहाँ मौजूद हैं। मुझे केवल 3 चाहिए और मैं उन्हें लेने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। सत्येंद्र ने देखा कि पुष्कर इतने आत्मविश्वास से बोल रहा था और इसलिए उसने भी कुछ भ्रम के साथ तालाब की ओर देखा। क्या सच में हजारों साल पुराना कमल का बीज इस तालाब के अंदर मौजूद है? ये तो बहुत महंगी और अच्छी चीज है। सत्येंद्र मन ही मन सोचने लगा, लड़के, यहाँ इतने ढीठ मत बनो। यदि तुम कुछ कमल के बीज लेना चाहते हो तो तालाब में कूद जाओ और मर जाओ। वैद्य हरिकेश की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा था। क्या पुष्कर कमल के बीज ले पाएगा? क्या अंकिता का चेहरा ठीक हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सत्येंद्र जी, यदि आप इस बच्चे के झूठ पर विश्वास करते हैं तो ठीक है, मैं एक वैद्य हूं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कोई धोखेबाज व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए अगर कल कुछ होता है तो इस लड़के को लेकर मेरे पास मत आना। अगर तुम मुझे 10 गुना कीमत भी दोगे तो भी मैं वापस नहीं आऊंगा। वैद्य हरिकेश ने गुस्से में आयुर्वेदिक स्टोर के मालिक सत्येंद्र को डांटते हुए कहा। सत्येंद्र अब मुसीबत में था। वह स्पष्ट रूप से दोनों में से एक को चुनना चाहता था और उसे वैद्य हरिकेश की बातों पर ज्यादा विश्वास था। इसलिए उसने पुष्कर से कहा, लड़के, तुम यहां से चले जाओ। वैद्य जी जो बोल रहे हैं वो सच है। सत्येंद्र के बोलते वैद्य के साथ आए उनके बाकी साथी जोर से चिल्लाए, अरे लड़के, तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? क्या तुम इस गंदे तालाब का पानी पीना चाहते हो? तुम क्या देख रहे हो? यहां से चले जाओ। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अन्यथा मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाऊंगा। वैद्य हरिकेश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। पुष्कर ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। वैसे तो मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। उसके बाद पुष्कर ने हरे पानी से भरे तालाब की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, क्या आप लोगों को विश्वास नहीं है कि इस तालाब में हजारों साल पुराने कमल के बीज हैं? फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। जैसे ही पुष्कर बोला उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसके चेहरे से कुछ डरावनी रोशनी निकलने लगी। अचानक ही पुष्कर की आंखें बिल्कुल सांप की तरह गोल हो गईं और वो बहुत ही भारी आवाज में चिल्लाया, क्या हजारों साल पुराने कमल के बीज अभी तक नहीं खिले हैं? आखिर वे कब तक इंतजार करेंगे? पुष्कर की आवाज ने जैसे बसंत की गड़गड़ाहट के साथ एक सोते हुए शेर को जगा दिया। अचानक ही पूरे तालाब की सतह पर अचानक लहरें उभर आईं। उन सभी की आंखों के सामने पानी से हरा कमल फूटा
और पलक झपकते ही सफेद कमल के फूल तालाब में खेल उठे। एक पल में पूरा तालाब बदल गया। शुद्ध सफेद रंग का एक टुकड़ा बसंत ऋतु से भरा हुआ, नाजुक पंखड़ियों पर मोती जैसी ओस की बूंदों के साथ। हर कोई अपनी फटी हुई बड़ी बड़ी आंखों से उन फूलों को देख रहा था। सत्येंद्र को उस पर विश्वास नहीं हुआ जो उसने देखा। महज 10 सेकंड में उसके सामने का नजारा बिल्कुल अलग था। अरे बाप रे, क्या तो सचमुच 1000 साल पुराने कमल के बीज है। सत्येंद्र को इतना सदमा लगा कि उसका शरीर कांपने लगा। उसके बगल में खड़ा हुआ वैद हरिकेश इतना भयभीत था कि उसका चेहरा नीला पड़ गया था। अन्य छोटे वैद भी डर के मारे कांपते हुए पुष्कर की ओर देखने लगे थे। पुष्कर की आवाज ने हजारों साल पुराने कमल को जगा दिया था। हम लोगों को माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं। आप तो कोई महान आत्मा है। वैद हरिकेश ने तुरंत घुटने टेक दिए। उसने सोचा था कि पुष्कर सिर्फ एक ढीठ बच्चा है जिसे वो डांट कर भगा देगा। पुष्कर ने उन सभी से कहा, नीचे जाओ और 7 कमल के फूल चुनने में मेरी मदद करो। वैद ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत तालाब में कूद गया। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद उसने हाफते हुए 7 कमल के फूल तोड़ लिए। ठीक है, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए चलते हैं। पुष्कर ने अपना हाथ लहराया क्योंकि वह इस बात को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। जब वैद हरिकेश ने यह सुना तो उसे लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। उसने भयभीत होकर तालाब की ओर देखा और तुरंत अपने शिष्यों को अपना बैग पैक करने के लिए ले गया और वहां से चलता बना। सत्येंद्र ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। सत्येंद्र भी समझ गया था कि पुष्कर वो नहीं है जो वो दिखाई दे रहा है, इसलिए उसने भी माफी मांगने में ज्यादा देर नहीं की। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ये 1000 साल पुराने कमल के बीज आपके हैं। अगले 3 दिनों में मैं दवा बनाने के लिए आपकी दवा की दुकान उधार ले लूंगा। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सत्येंद्र तो जैसे यही चाहता था। 3 दिन में पुष्कर ने दवाई तैयार कर ली थी। फिर उसमें से कुछ दवाई पुष्कर ने सत्येंद्र को देते हुए कहा, ये लीजिए, ये आपके लिए, और अब मैं जा रहा हूं, थैंक्स। उसके बाद पुष्कर अस्पताल वापस आ गया। ओह, इतना समय हो गया है, पता नहीं अंकिता मैडम कैसी होंगी। पुष्कर सोचता हुआ अंकिता के रूम की ओर जा रहा था। पुष्कर, क्या तुम सामने आने को तैयार हो? अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो फिर मैं पुलिस को बुला लूंगी। वार्ड के दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत लड़की हाथ बांधे खड़ी थी। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से के भाव थे। वह और कोई नहीं बल्कि उर्वी ही थी। तुम यहां क्यों आई हो? पुष्कर को उसे देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि वे दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़े थे, लेकिन उर्वी एक अलग क्लास में थी। भले ही अंकिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया हो, लेकिन उर्वी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी मां के साथ यहां आई हूं, तुम लकी हो। एक छोटी सी बात के कारण तुम 3 दिनों तक स्कूल नहीं गए। क्या तुम इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो ताकि मेरी मां की डांट से बच सको? उर्वी ने गुस्से से पुष्कर को देखा। अगर उर्वी ने कल रात अपनी मां से नहीं सुना होता कि पुष्कर की क्लास टीचर अस्पताल में एडमिट है, तो उर्वी को यह नहीं पता होता कि पुष्कर 3 दिनों से कॉलेज नहीं गया था। जब उर्वी ने पुष्कर को वार्ड में नहीं पाया तो वह बाहर आकर खड़ी हो गई थी। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे इन 3 दिनों में कुछ करना था। पुष्कर ने उर्वी से कहा, मैंने गलत नहीं समझा। तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जल्दी से वापस चले जाओ, क्योंकि मेरी मां को अभी तक पता नहीं है कि तुम घर छोड़ चुके हो। उर्वी ने अपनी धीमी आवाज की और फिर अपने बैग से चाबी का एक गुच्छा निकाला और उसे पुष्कर की ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझे कॉलेज के पास ही घर मिल गया है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। पुष्कर ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर उर्वी और भी अधिक गुस्से में आ गई। तुमने घर ढूंढ लिया? तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? या फिर तुम अपनी जिद दिखाने के लिए सड़क पर सोने जा रहे हो? पुष्कर ने अपना सिर हिलाया। वह उर्वी से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वार्ड का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। कॉलेज के बाकी टीचर्स अंकिता मैडम से बात कर रहे हैं, उन्हें कॉलेज छोड़ना होगा। उर्वी ने पुष्कर को रोकते हुए कहा। क्या? पुष्कर सरप्राइज हो गया था। क्या मैडम को स्कूल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती है? पुष्कर ने तेजी से धक्का देकर वार्ड का दरवाजा खोला। अंदर मौजूद 3 लोग एक साथ घूमे। पहली चीज तो पुष्कर ने देखी, वह लाल और सूजी हुई आंखों वाली अंकिता थी। उसके चेहरे पर अभी भी धुंध की एक परत थी। वो बेहद कमजोर थी और उसका सुंदर चेहरा, जो पहले ही बहुत ही सुंदर दिखाई देता था, अब बहुत पीला पड़ गया था। पुष्कर, तुम यहां क्यों आए हो? पुष्कर ने अस्पताल के बिस्तर के सामने 2 लोगों को देखा, एक आदमी और एक औरत। पुष्कर ने केवल सुरभि आंटी को पहचाना। दूसरे व्यक्ति ने चश्मा पहना था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बड़ा टीचर हो, लेकिन पुष्कर को उसका नाम याद नहीं आ रहा था। पुष्कर ने सुरभि से कहा, सुरभि आंटी, आप यहां? पुष्कर, तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर क्यों आए? सुरभि ने तेज आवाज में पुष्कर को डांटते हुए कहा था। पुष्कर ने सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा, अंकिता मैडम, मैंने सुना है कि
आप कॉलेज छोड़ रही हैं, लेकिन क्यों? उस आदमी ने कहा, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम यहां क्यों आए हो? हम कुछ जरूरी बातों पर चर्चा कर रहे हैं, जल्दी से बाहर निकलो, क्या तुम्हें तमीज नहीं है? पुष्कर ने गहरी आवाज में कहा, आप कौन है? मरीजों को आराम की जरूरत है। टीचर होने के नाते क्या आप ये भी नहीं जानते? अंकिता मैडम के ठीक होने और स्कूल लौटने के बाद आप इस बारे में चर्चा कर सकते थे। उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर उसे ऐसा जवाब भी दे सकता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आया था। सुरभि आंटी ने पुष्कर को डांटते हुए कहा, पुष्कर, बहुत बड़े मत बनो, हम अंकिता से अभी कॉलेज वापस जाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वैसे भी क्या तुम अस्पताल में इनकी देखभाल नहीं कर रहे थे? फिर तुम गायब क्यों हो गए? पुष्कर ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसने अंकिता की ओर देखा। पुष्कर समझ गया था कि अंकिता अपने चेहरे के घाव के कारण ही कॉलेज छोड़ना चाह रही है। पुष्कर ने कहा, आंटी, यदि आप मुझ पर विश्वास करती हैं तो ये मामला मुझ पर छोड़ दें। मैं वादा करता हूं कि 3 दिनों के अंदर अंकिता मैडम कॉलेज लौट आएंगी और पढ़ाना जारी रखेंगी। हाँ, कितना भोला लड़का है ये। मेल टीचर ने अपना चश्मा ऊपर किया और पुष्कर की ओर देखकर अपना सिर हिलाया। दरअसल अंकिता अपने चेहरे पर उस भद्दे निशान की वजह से कॉलेज वापस नहीं लौटना चाहती थी, क्योंकि वो इस समय मेंटली बहुत ही ज्यादा परेशान थी। सुरभि ने कहा, मुझे लगता है कि हमें पहले वापस जाना चाहिए। अंकिता को अगले कुछ दिनों तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगी, थोड़ा इंतजार करते हैं, इतने में इसका मूड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। अंकिता, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन सून, सुरभि ने अंकिता को समझाते हुए कहा। सुरभि ये कहने के बाद पुष्कर को दरवाजे तक ले गई और उससे कहा, अभी अंकिता अंदर से टूट चुकी है, वह केवल तुम पर भरोसा करती है, कोई और उसकी देखभाल नहीं करना चाहता है, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों तक उसका ख्याल रखना है। यह स्पेशल वार्ड है, मैंने दवा और बाकी सभी चीजों के लिए भुगतान कर दिया है। यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जल्द से जल्द कॉल करना। जी आंटी, पुष्कर ने कहा। उर्मी भी वहीं खड़ी थी और वो किसी भी तरह पुष्कर को घर की चाबी देना चाहती थी, पर पुष्कर उसे अवॉइड कर रहा था। तुम भी वार्ड में ही सो जाना, अंकिता को तुम्हारे रहने से हौसला मिलेगा। उर्वी ने यह बात गुस्से में पुष्कर से कही थी और फिर वो अपनी मां के साथ चली गई। उनके जाने के बाद पुष्कर जब वार्ड में लौटा तो उसने देखा कि अंकिता रोने लगी थी। इस समय वो बहुत दुखी थी और सिसकियां भरकर रो रही थी। इतनी कम उम्र में चेहरे पर इतना गंदा निशान लिए वो कहां जाएगी, यही डर उसे खाए जा रहा था। मैं सचमुच कॉलेज जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। कॉलेज में सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा चेहरा बर्बाद हो गया है। पुष्कर, क्या तुम जानते हो, जब मैं बात करती हूँ तो भी दर्द होता है, मुझे बहुत सारे टांके लगे हैं। अंकिता की आंखों से आंसू नदी की तरह बह रहे थे। वो दर्द में सिसकियां भरते हुए आगे बोली, पुष्कर, मैं अपना चेहरा शीशे में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने परिवार को भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। मेरे बताने के बाद वे मेरे साथ क्या करेंगे? मैं अपने दोस्तों को देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। ऑपरेशन के बाद मैंने भी सुना, डॉक्टर कह रहे थे कि वह बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अफसोस के चेहरे पर एक निशान हमेशा रहेगा। ये शब्द उसके दिल के सबसे अच्छे शब्द थे और वह ने केवल पुष्कर से ही कह सकती थी। फिर अंकिता ने थककर अपना सिर नीचे कर लिया और अपना चेहरा अपने घुटनों के बीच छिपा लिया। मैं आपके चेहरे के दाग हटाने में आपकी मदद कर सकता हूं, अचानक पुष्कर ने कहा। पुष्कर की बात सुनकर अंकिता का नाजुक शरीर कांप उठा और उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें फटी हुई थी, लेकिन फिर धुंधली हो गई। अंकिता ने दर्द से अपना चेहरा पकड़ते हुए कहा, देखो इसे, और फिर कभी मेरी मजाक मत उड़ाना। मुझे झूठी दिलासा देने वाले लोग पसंद नहीं है। क्या सचमुच अंकिता का चेहरा ठीक हो जाएगा? उर्वी की सच्चाई की बात कर रही थी, वो पुलिस क्यों बुलाना चाहती थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या तुम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात कर रहे हो? मुझे पता है, मैं भी ठीक होने के बाद प्लास्टिक सर्जरी कराने के बारे में ही सोच रही हूँ, अंकिता ने अपने आंसू संभालते हुए कहा। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया और उसके सामने एक बोतल रख दी। मेरी दवाई की तुलना प्लास्टिक सर्जरी से कैसे की जा सकती है? यदि आप इस दवाई को आजमाएंगी तो न केवल घाव तुरंत ठीक हो जाएगा, बल्कि निशान भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा, पुष्कर ने कहा। सच में? अंकिता ने पुष्कर का हाथ पकड़ लिया। बेशक, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, पुष्कर ने कहा। पहले तो अंकिता को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पुष्कर की आंखों में इतना आत्मविश्वास देखकर उसे भी पुष्कर की बात सच लगी। वह तुरंत वो बोतल लेकर बाथरूम की ओर भागी और उसने पीछे मुड़कर पुष्कर को भी नहीं देखा। पुष्कर मुस्कुराया। अंकिता को बाथरूम में गए हुए 10 मिनट से भी ऊपर हो गए तो पुष्कर को थोड़ा सा अजीब लगा और वो उठकर बाथरूम में गया। ओह, ये तो बेहोश हो गई है। पुष्कर ने देखा कि अंकिता जमीन पर बेहोश पड़ी है और पुष्कर तुरंत अंकिता को उठाकर बेड पर ले आया। ऐसा लगता है कि आपको काफी समय से अच्छी नींद नहीं मिली है। चलो ठीक है, मैं आपके जागने तक का इंतजार करूंगा। पुष्कर ने खुद ही अंकिता के चेहरे पर दवाई लगा दी और फिर उसे चैन से सोने दिया। अंकिता अगली सुबह तक सोती ही रही। अगली सुबह अंकिता जागी तो उसे अपने गालों पर खुजली होने लगी।
वो तेजी से बाथरूम की ओर भागी। अंकिता अपना चेहरा देखकर चिल्लाई। अंकिता ने देखा कि उसके चेहरे पर चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थी और निशान भी गायब हो गए थे। अंकिता ने धीरे से अपने चेहरे से डेड स्किन की लेयर को हटाया। मैं वास्तव में ठीक हो गई हूं? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं? अंकिता ने शीशे में अपनी शक्ल देखी, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। यह तो उसके लिए जादू था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर अंकिता के वार्ड में आया। ओह गॉड, ये कैसे हो गया? क्या तुम ही अंकिता हो? डॉक्टर भी अंकिता को देखकर शॉक हो गया था। कई डॉक्टर और नर्सें जांच करने आए और अंकिता को देखकर सरप्राइज हो गए थे। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये रातों रात कौन सा करिश्मा हो गया है। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये रातों रात कैसे चमत्कार हो गया है, लेकिन केवल अंकिता को पता था ये पुष्कर की दी गई दवाई की बोतल का परिणाम है। कुछ देर बाद पुष्कर नाश्ता लेकर वापस वार्ड में आया। पुष्कर, देखो देखो, मुझे देखो पुष्कर, मेरा चेहरा देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। अंकिता खुशी से उछल रही थी। वह इतनी उत्साहित थी कि वह आगे बढ़ी और उसने पुष्कर के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अपने गालों पर रख लिया। पुष्कर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, रिकवरी काफी अच्छी है। ऐसा लगता है कि आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। बिल्कुल, मैं इस अस्पताल में एक पल भी रुकना नहीं चाहती। मैं कॉलेज वापस जाना चाहती हूँ, अंकिता ने खुशी से कहा। अंकिता ने उछलते हुए कहा था और फिर अचानक ही अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसे पेट में दर्द हो रहा था। आप काफी कमजोर हो गई हैं, कुछ दिन अच्छे से खाएंगी पिएंगी तो ठीक हो जाएंगी, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकिता ने आश्चर्य से कहा, हाँ, तुम तो सब जानते हो, फिर तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि इसका इलाज कैसे करना है। मुझे पता है, मैं आपके पेट पर एक गर्म तौलिया रख देता हूं, इससे आपको पीरियड क्रैम्प से राहत मिलेगी, पुष्कर ने टाल उठाकर कहा। अंकिता ने शर्माते हुए कहा, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम एक मॉडर्न एजुकेटेड मैन हो जो पीरियड्स के बारे में बात करने से नहीं कतराता। अंकिता बिस्तर पर लेट गई और अब उसका सुंदर शरीर पुष्कर के सामने था, लेकिन जैसे ही वह लेटी उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने खुद को इस बेवकूफी के लिए कोसा। उसके चेहरे पर चोट का निशान ठीक हो गया तो वह सचमुच सब कुछ भूल गई। उफ, ये क्या कर रही हूं मैं? पुष्कर मेरे शरीर, मेरी स्किन को छूने वाला है। मैं उसके टीचर हूं, लेकिन वह बुरे इरादों वाले बॉयज की तरह नहीं है। ही स्वीट एंड केयरिंग, अंकिता मन ही मन सोच रही थी। अंकिता ने गद्दे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और अपने गुलाबी होंठ दांतों से काट लिए। गर्माहट और दर्द ने उसे शर्मसार और परेशान कर दिया था। पुष्कर तौलिया लेकर तैयार था। वह अंकिता के हॉस्पिटल शर्ट उठाने का इंतजार करने लगा। अंकिता को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से अपनी शर्ट ऊपर कर दी। उसकी गड़ी हुई नाभि और पेट दिखाई देने लगा। आई एम रेडी, अंकिता ने बहुत धीमी आवाज में कहा। पुष्कर पलटा और उसने गर्म तौलिया अंकिता के पेट पर रख दिया। अंकिता को तुरंत राहत महसूस हुई। पुष्कर ने अंकिता के चेहरे पर राहत देखी और मुस्कुराया। वह सचमुच बहुत कोशिश कर रहा था कि उसकी नजर अंकिता के खुले पेट पर ना पड़े। गर्म तौलिया लगाने के 2 राउंड्स के बाद अंकिता काफी बेहतर महसूस कर रही थी। धन्यवाद पुष्कर, मुझे अच्छा लग रहा है। अंकिता ने अपनी शर्ट नीचे खींच दी और कहा, ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं, कल कॉलेज के लिए आपको पिक करने आऊंगा, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। उसके बाद अगले दिन अंकिता और पुष्कर दोनों एक साथ कॉलेज चल पड़े। हो, कॉलेज में वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज के गेट पर अंकिता ने अपने हाथों को ऊपर उठा लिया और जोर से अंगड़ाई ली। उसके साथ ही उसकी पतली सी कमर भी सबके सामने आ गई। उसके मधुर चेहरे और चमकती कमर ने कॉलेज गेट पर खड़े छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ओह, ये तो टीचर अंकिता है। मैंने सुना था कि वह अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही है। मेरी जान वापस आ गई है। मेरा तो इनके बिना कॉलेज आने का दिल ही नहीं कर रहा था। और तो और, ये तो पहले से भी जरा सुंदर लग रही है। इस बार तो लगता है मेरी जान लेकर ही रहेगी। एक और लड़का अंकिता को देखकर बोला। कॉलेज के गेट पर छात्रों ने अंकिता और पुष्कर की ओर इशारा किया और कई छात्रों ने तुरंत तस्वीरें लेने के लिए अपने फोन निकाले और उन्हें स्कूल फोरम पर अपलोड कर दिया, जिससे यह अफवाहें फैल गई कि टीचर अंकिता और पुष्कर के बीच कुछ चल रहा है। पुष्कर, तुम क्या सोच रहे हो? मैं और इंतजार नहीं कर सकती, चलो अंदर आओ। अंकिता ने पुष्कर की ओर हाथ हिलाया। पिछले कुछ दिनों की अंकिता की उदासी दूर हो गई है। अब उसका चेहरा अधिक कोमल और नाजुक हो गया है। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। पुष्कर मन ही मन सोच रहा था, ठीक है, मगर आप अभी अभी अपनी बीमारी से ठीक हुए हो, धीरे चलो, पुष्कर ने कहा और अंकिता के पीछे पीछे चलने लगा। अंकिता मैडम, ओह, आप वापस आ गई हो। इसी समय अचानक एक हट्टा कट्टा मेल टीचर अंकिता की ओर तेजी से भागते हुए आया। वह स्पोर्ट्स वियर पहने हुए था। उसके माथे पर थोड़ा पसीना था। हेलो सर, अंकिता ने हल्के से कहा, लेकिन वो उस मेल टीचर को देखकर खुश नहीं लग रही थी। उस टीचर का नाम दिवाकर था। वो हमेशा अंकिता को इंप्रेस करने की कोशिश करता था, मगर अंकिता उसे पसंद नहीं करती थी। अंकिता,
मैं बस आपसे मिलने के लिए अस्पताल आने ही वाला था, पर इतने में ही आप वापस आ गई। आपका चेहरा ठीक है? ये तो पहले से भी बहुत अच्छा है। क्यों ना आज रात आपके डिस्चार्ज होने का जश्न मनाने के लिए हम कहीं डिनर पर चले? दिवाकर की आंखें अंकिता के सुंदर चेहरे पर टिकी हुई थी। कोई जरूरत नहीं है दिवाकर जी, हम सिर्फ साथ में काम करते हैं। कृपया अब से आप मुझे टीचर अंकिता ही कहकर पुकारें। हर कोई मुझे सिर्फ अंकिता नहीं कह सकता। अंकिता बोलने के बाद तुरंत पुष्कर के पीछे चली गई जो आगे चल रहा था। अंकिता जब अस्पताल में थी तो उसने अस्पताल के खर्चे के लिए दिवाकर को फोन किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था क्योंकि सबको लगा था कि उसका चेहरा खराब हो गया है, जिससे अंकिता समझ गई थी कि वो किस लेवल का आदमी है। अंकिता को तब एहसास हुआ कि दूसरे लोग उसे केवल उसके चेहरे के कारण पसंद करते हैं, इस चेहरे के बिना वह कुछ भी नहीं थी। फॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि पुष्कर ने पैसा कहां से अरेंज किया होगा, पर उसने कर दिया। अंकिता मनी मन पुष्कर को थैंक्स कह रही थी। मैं जल्दी उसका सारा पैसा लौटा दूंगी। अंकिता, अरे अंकिता! दिवाकर अंकिता के पीछे कई बार चिल्लाया, और जब उसने अंकिता को तेजी से पुष्कर की ओर दौड़ते हुए देखा और वे दोनों साथ साथ चले तो वह झेप गया था। लानत है, एक बेकार से लड़के के इतने करीब होकर तुम बर्बाद हो जाओगी, लेकिन मैं भी आज नहीं तो कल तुम्हें अपने बिस्तर पर ले ही जाऊंगा। दिवाकर बड़बड़ाते हुए अंकिता को कोस रहा था। जब पुष्कर अपनी क्लास में लौटा तो वो भी थोड़ा सरप्राइज था। उसके सामने कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें उसने शायद पहले कभी नहीं देखा था। पुष्कर, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अभी भी उर्वी के बारे में सोच रहे हो? पुष्कर ने देखा कि श्रावणी उसके पास आकर उससे कुछ पूछ रही है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, पुष्कर ने मन मन मुस्कुराते हुए कहा। श्रावणी एक पल के लिए चौंक गई, फिर तुरंत शर्मा गई और पढ़ने का नाटक करने लगी। यह लड़का बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन जब वह मुस्कुराता है तो और भी हैंडसम लगता है। नहीं, मुझे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। मैं फालतू बातों के बारे में नहीं सोच सकती, श्रावणी मन ही मन सोच रही थी। दोपहर के समय जब छुट्टी हुई तो श्रावणी ने अचानक कहा, हाय ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कॉलेज में कुछ दिनों में हमारे सीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक फंक्शन किया जाएगा। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने शोर मचाया क्योंकि उनके लिए यह पार्टी टाइम था। सभी लोग शांत रहे, हमारी क्लास एक शो आयोजित करने जा रही है, लेकिन हमें अभी भी रिहर्सल के लिए कुछ सामान चाहिए। कुछ मेरे स्टूडेंट्स को मेरे साथ कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग चलना होगा, श्रावणी ने जोर से कहा। श्रावणी के बोलने से पहले कई स्टूडेंट्स ने भयानक आवाज निकाली, पुरानी बिल्डिंग? वो तो एक भूतिया बिल्डिंग है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं उसके बजाय टॉयलेट साफ करना पसंद करूंगा, वो भूतिया जगह है। श्रावणी भी कुछ देर के लिए डर गई। ये भूतिया इमारत सचमुच थोड़ी अजीब थी। वो बिल्डिंग लंबे समय से खाली पड़ी थी और आमतौर पर इसका इस्तेमाल कुछ मलबा जमा करने के लिए किया जाता था। हालांकि समय समय पर सुनने में आया था कि वहां आधी रात में चीख पुकार मच रही थी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पुष्कर ने अचानक कहा। यह सुनकर अन्य छात्रों ने पुष्कर को शाबाशी दी, जबकि श्रावणी पुष्कर को दया की नजरों से देख रही थी। जब पुष्कर चला गया तो श्रावणी ने कुछ और मेरे स्टूडेंट्स का नाम लिया। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, मगर कॉलेज अथॉरिटी के सामने उन्हें झुकना पड़ा। जल्द ही वे कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में पहुंचे। पुष्कर ने देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस बिल्डिंग में कोई भूत नहीं मिला। अजीब बात है, इस बार हमने रोना क्यों नहीं सुना? एक लड़का अचानक फुसफुसाया, पुष्कर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम अभी भी इधर उधर देख रहे हो? चलो चले। श्रावणी को डर लग रहा था। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया और जोर से कहा, दुनिया में भगवान है और मैं ठहरा महाकाल का भक्त, फिर मुझसे तो सभी राक्षस डरेंगे ही। यह सुनने के बाद श्रावणी अपनी प्यारी जीभ बाहर निकालने से खुद को नहीं रोक सकी। यहाँ इतनी सारी मधुमक्खियां क्यों हैं? पुष्कर ने अचानक छत के ऊपर भिनभिनाती मधुमक्खियों के 4 या 5 छत्ते देखे। ये कई वर्षों से वहां है। 1 दर्जन से अधिक बार इसे जलाया गया था और कुछ लोगों को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया भी गया था। लेकिन कुछ ही समय बाद एक और मधुमक्खियों का ग्रुप आ गया और कॉलेज को डर था कि वे आती ही रहेंगी, इसलिए उन्हें यह बिल्डिंग छोड़नी पड़ी। श्रावणी ने समझाया। पुष्कर को भी धीरे धीरे याद आया कि छात्रों को अक्सर डंक मार दिया जाता था और अस्पताल में भर्ती कराया जाता था, इसलिए उन्होंने यह बिल्डिंग खाली कर दी। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि यह कोई आम मधुमक्खी नहीं है, पुष्कर ने कहा, और ऐसी मधुमक्खी कुछ खास लोगों द्वारा बाकी लोगों को परेशान करने के लिए पाली जाती है। इनके काटे जाने से न केवल मति भ्रम होता है बल्कि सूजन भी होती है। हालांकि पहले पुष्कर को इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब उसकी बहन पढ़ने के लिए इस कॉलेज में आई थी तो दुर्भाग्य से उसे 1 दर्जन से अधिक मधुमक्खियों ने डंक मारा था। उसका पूरा शरीर सूज गया था, वह कोमा में चली गई थी और लगभग उसकी जान चली गई थी। क्या पुष्कर मधुमक्खियों से बिल्डिंग को छुटकारा दिला पाएगा? किसने उन मधुमक्खियों को वहां छोड़ा था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुझे आज इन मधुमक्खियों को खत्म करना ही होगा, क्योंकि इनकी वजह से मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूं। पुष्कर अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने की वजह से उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंच गया जहां मधुमक्खियां भिनभिना रही थीं। जैसे ही श्रावणी और बाकी लोगों ने पुष्कर को उस ओर जाते देखा तो सब के सब डर के मारे चिल्लाने लगे थे। पुष्कर, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ,
मधुमक्खियां टक मार देंगी। श्रावणी जोर से चिल्लाई। वो तुरंत पुष्कर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। एक के बाद एक मधुमक्खी पुष्कर के पूरे शरीर पर रेंगने लगी और उन्होंने पुष्कर को अपने अंदर छुपा दिया। इस समय पुष्कर की आंखें भी नहीं दिखाई दे रही थी। पुष्कर को पूरी तरह से मधुमक्खियों ने ढक लिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद एक मधुमक्खियों का छत्ता है। ओह माय गॉड, पुष्कर मदद करो, कोई जल्दी आओ। श्रावणी डर से पीली पड़ गई। वो बुरी तरह चिल्लाने लगी थी, लेकिन पूरी क्लास मधुमक्खियों से भरी हुई थी, इसलिए किसी ने भी इस समय अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। सभी के सभी बुरी तरह डरे हुए थे। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। श्रावणी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और वो 100 नंबर पर डायल करने ही वाली थी कि तभी अचानक एक आवाज आई। नहीं, मैं ठीक हूं, रुक जाओ। पुष्कर, पुष्कर, क्या तुम ठीक हो? जल्दी बाहर आओ। श्रावणी इतनी डरी हुई थी कि वह लगभग रो पड़ी, लेकिन फिर भी उसने पुष्कर की बात सुनी और कोने में छिप गई। इन सभी को मार डालो। पुष्कर ने अपने शरीर को हिलाया और उस पर रेंगने वाली हजारों मधुमक्खियां जमीन पर ऐसे फैल गई जैसे रेत उससे चिपक गई हो। और फिर अचानक से पुष्कर मधुमक्खियों के हटने के बाद दिखाई दिया। उसे कोई चोट नहीं आई थी। श्रावणी जो कोने में छिपी हुई थी वो शॉक में थी। ओह गॉड, पुष्कर, ये तुमने कैसे किया? वो अचानक ही चिल्लाई। श्रावणी ने अपनी आंखें मली। वो दूसरों से पूछना चाहती थी कि क्या वह सपना देख रही है, लेकिन उसके बगल में कोई नहीं था। पूरी क्लास में मधुमक्खियां जमीन पर गिरी हुई थी, उनमें से एक भी जीवित नहीं थी। पुष्कर ने अपने कपड़े झाड़े और सीधे जमीन पर पड़ी हुई मधुमक्खियों की लाशों के पास चला गया। उसने गुप्त रूप से अपने हाथ में क्रिस्टल मधुमक्खी पकड़ रखी थी। एक नजर में ये बाकी मधुमक्खियों से अलग लग रही थी, जैसे कि ये एक क्रिस्टल मूर्ति हो। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो मधुमक्खियों की रानी। पुष्कर, क्या तुम सचमुच ठीक हो? ऐसा कैसे हो सकता है? श्रावणी डरते हुए आगे बढ़ी और उसने पुष्कर के चेहरे को छुआ। फिर उसने आश्चर्य से पुष्कर को चारों ओर से देखा, जैसे वो उसके शरीर को जांच रही हो। जब उसे पता चला कि पुष्कर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा तो उसे राहत महसूस हुई। दरअसल मैंने अपने शरीर पर एक विशेष पेस्टिसाइड लगाया था, जिसकी गंध सूंघते ही सारी मधुमक्खियां मर गईं। लेकिन पुष्कर के इस रीजन पर कोई बिलीव नहीं करेगा, इसलिए उसे कोई और अच्छा सा बहाना सोचना होगा। पुष्कर ने शांति से क्रिस्टल रानी मधुमक्खी को अपने हाथ से हटा दिया। सभी टीचर्स और कुछ कॉलेज के क्लिनिक में काम करने वाली नर्स भी बिल्डिंग के बाहर नीचे इकट्ठा हो गई थी। लेकिन जैसे उन्होंने पुष्कर और श्रावणी को बिल्कुल ठीक ठाक नीचे आते देखा तो सभी के सभी चौंक गए थे। पुष्कर, ये बहुत खतरनाक था, फिर कभी ऐसी हरकत मत करना। अगर सभी लोग ठीक है तो चलो वापस चलते हैं, श्रावणी ने कहा। पूरी क्लास में पुष्कर की इस हरकत के चर्चे चल रहे थे, मगर पुष्कर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये सोचते हुए कि मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज किसी को भी भ्रम में डाल सकती है, तो उसे अचानक एक विचार आया। चूंकि मधुमक्खियां किसी के भी दिमाग को भ्रम में डालने का कारण बन सकती है, तो क्या मैं इन मरी हुई मधुमक्खियों से डिल्यूजन टेक्निक की उन 6 लेयर्स को तोड़ सकता हूं? पुष्कर ने इसके बारे में सोचा और फिर कागज पर लिखना और चित्र बनाना शुरू कर दिया। दोपहर तक वह कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। इस समय क्लास में अचानक ही बच्चे चिल्लाने लगे। ओह टीचर, आखिरकार आप आ गई। हमें आपको देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत खूब, देखो आप तो हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर लग रही हो। इनके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी। रूमर्स थे कि ये और पुष्कर अस्पताल में एक ही रूम में रुके थे। अपना नाम सुनते ही पुष्कर का ध्यान उन लोगों पर आया। उसने ऊपर देखा और टीचर अंकिता को अपने पोडियम पर खड़ा पाया। उसका मनमोहक रूप और वो पोडियम पर झुककर खड़े होने की अदा क्लास के सभी लड़कों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। फिर ऐसे खूबसूरत और जवान टीचर हो तो क्लास के लड़कों को अपने साथ ही लड़कियां क्यों ही दिखाई देंगी? और ऊपर से अंकिता के अपने गिरते हुए पल्लू को बार बार संभालना उसे सबकी आंखों का तारा बनाए हुए था। हाय माय स्वीट स्टूडेंट्स, मैं कुछ पर्सनल रीजन से इतने दिनों आप सभी लोगों से दूर थी, तो क्या आप इन दिनों आलसी तो नहीं हो गए हो? अंकिता ने हंसते हुए कहा। टीचर, मुझे लगता है कि आप भी हमारे बारे में बहुत सोच रही थी, इसलिए आपका वजन कम हो गया है। क्लास के लड़के तरह तरह के कमेंट करके अंकिता के साथ मजाक कर रहे थे। अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग मेरी चिंता ज्यादा ना करो और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो। पुष्कर ने तभी टाइम देखा। इन सब के पास इतनी बकवास बातें आती कहां से? तभी पुष्कर के पीछे बैठे हुए एक लड़के ने उसकी मेज को थपथपाया और फुसफुसाते हुए कहा, पुष्कर, तू तो बड़ा चालू है बे। मैंने सुना है कि अंकिता मैडम के साथ तू भी अस्पताल में था और उनका ख्याल रख रहा था, क्या ये सच है? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। पुष्कर ने मन ही मन सोचा कि अगर उसके और अंकिता के बारे में ऐसी कोई बात फैल जाती है तो ये तो बड़ा ही गलत होगा। क्या ये सच है कि तू अस्पताल में उसके साथ था और उसकी देखभाल कर रहा था? उस मोटे लड़के ने फिर पूछा। मैंने उनका ख्याल जरूर रखा था, लेकिन इसमें कुछ दिन नहीं लगे थे, पुष्कर ने बात को टालते हुए कहा। पोडियम पर खड़ी अंकिता ने बोलना बंद कर दिया था। मैं कॉलेज हॉस्टल में ही हूं, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करने के लिए हॉस्टल में आ सकता है। और हाँ तुम पुष्कर, तुम मुझसे क्लास के बाद मिलना। अंकिता ने यूं ही पुष्कर से कह दिया था, मगर उसकी इस बात ने क्लास के सभी लड़कों के चेहरे पुष्कर की ओर घुमा दिए थे। क्लास के सभी लड़के आपस में बात करने लगे थे और पुष्कर की ओर देखकर हंस रहे थे।
इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? मुझे तो लगता है अंकिता मैडम और पुष्कर रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तभी पुष्कर की पिछली सीट पर बैठा हुआ मोटा लड़का तुरंत होने लगा, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, अब मेरा क्या होगा। अंकिता भी लड़कों की बात हल्के हल्के सुन पा रही थी, इसलिए वो शर्मा गई और उसे एहसास हुआ कि उसे क्लास में सबके सामने पुष्कर को नहीं बुलाना चाहिए था, इसलिए वो तेजी से बाहर चली गई। पुष्कर भी चुपचाप बैठा हुआ था। फिर जैसे क्लास खत्म हुई वो बाहर आ गया। जब पुष्कर कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो उसे बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी दिखाई दी। मिस्टर पुष्कर, क्या आप घर जा रहे हैं? मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूं, मैं आपको छोड़ दूंगा। माजिद जल्दी से कार से बाहर निकला और पुष्कर को देखते ही उसके पास आकर बोला। पुष्कर ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और कहा, कुछ गड़बड़ है क्या? पुष्कर के सवाल पर माजिद थोड़ा झेप गया था। उसने तुरंत कहा, आज रात मुझे क्लब के इनॉग्रेशन में जाना है, अगर आप फ्री हैं तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? पुष्कर ने कहा, अभी तो मैं खाली नहीं हूं, लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर बैठूंगा, और आगे से इस तरह के काम के लिए मेरे कॉलेज मत आना, क्योंकि मैं फालतू में परेशान नहीं होना चाहता। माजिद पुष्कर की ताकत देख चुका था, इसलिए उसने ज्यादा बकवास करना ठीक नहीं समझा। माजिद ने जल्दी से कहा, ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा नहीं सोचा, मैं वैसे आपको फोन करना चाहता था, लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं है मिस्टर पुष्कर। पुष्कर ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे सौंप दिया। माजिद बहुत खुश हुआ और उसे तुरंत पुष्कर के मोबाइल फोन से अपना नंबर डायल किया। यह हमारे क्लब का प्लैटिनम कार्ड है, इसलिए जब भी कभी आपको टाइम मिले तो जरूर आइएगा, माजिद ने कार्ड देते हुए पुष्कर से कहा। पुष्कर ने मोबाइल फोन और प्लैटिनम कार्ड ले लिया और उन्हें बिना देखे रख लिया। ओके बाय। बाय मिस्टर पुष्कर, माजिद ने कहा। उर्वी, देखो वो पुष्कर ही है ना, स्कूल के गेट पर। रचिता ने पुष्कर को अपना सेल फोन माजिद को सौंपते हुए देखा, इसलिए उसने तुरंत उर्वी को अपने पास खींचते हुए कहा, हाँ है तो वो पुष्कर ही, पर वे लोग कौन है? वो मुझे शरीफ लोग नहीं नजर आ रहे। उर्वी ने बहुत सिकोड़ कर देखा, हालांकि वह माजिद को नहीं पहचानती थी। भगवान ही जानता है कि इसमें क्या सच्चाई है। पुष्कर गलत लोगों के साथ है। मुझे यकीन है कि वह गैंगस्टरों के साथ शामिल हो गया है। वो लड़ाई में अच्छा है और ऐसे गलत लोगों को पुष्कर जैसे फाइटर्स की बहुत जरूरत रहती है, रचिता ने ठंडी आवाज में कहा। उर्वी के भाव भी बदल गए थे और उसने अचानक कुछ सोचा। पुष्कर ने उस रात हाईवे पर कई लोगों को मारा था, लेकिन क्या वो लड़ाई में इतना अच्छा था कि उसे ऐसे लोग अपने साथ शामिल कर ले? और अगर पुष्कर इन लोगों को पहले से जानता था तो क्या पुष्कर ने जानबूझकर मंगल और बाकी लड़कों को पिटने दिया था, या फिर वो गैंगस्टर्स के साथ पहले ही शामिल हो गया है, तभी तो वो सेफली उस रात वहां से निकल पाया था। सही, वो पक्का ही उनके साथ है। उर्वी ने पुष्कर को गुस्से से देखा और फिर चुपचाप अपना सिर थोड़ा हिलाया। पुष्कर, तुम पढ़ाई में इतना पीछे चल रहे हो, तुम्हें समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उर्वी ऐसी बातें मन ही मन पुष्कर के बारे में सोचते हुए आगे चलने लगी। तभी रचिता ने कहा, चलो चले, तुम्हें अयान के साथ बाहर जाना है, तो क्या तुम कपड़े बदलने के लिए हॉस्टल जाओगी? उर्वी बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। उसने अचानक कहा, जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ, तुम उससे कह देना कि मेरी तबीयत खराब है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। क्या तुम नहीं जा रही हो? क्या तुम्हें अयान पसंद नहीं है? तुमने कहा था कि तुम उसे एक मौका दोगी, अब तुमने उसके साथ डिनर फिक्स कर लिया है और अब तुम मना कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रचिता ने उर्वी से कहा। उर्वी ने हाथ फेंकते हुए गुस्से से कहा, मैंने कब कहा कि मुझे अयान पसंद है? आई जस्ट सेड दैट टू पुष्कर, वी हैवंट इवन टच्ड ईच अदर। बकवास मत करो, मैं वैसे भी नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें अयान के साथ डिनर करने का शौक है तो जा सकती हो, मुझे वैसे भी घर जाना है। अरे उर्वी, रुको तो सही। रचिता चिल्लाती हुई उर्वी के पीछे भागी। पुष्कर ने सिर हिलाया और आगे चल पड़ा। आनंद महिंद्रू ने उसे जो घर दिया था वह स्कूल के ठीक पास था और उसे चलने में ज्यादा समय नहीं लगता था। पुष्कर आनंद महिंद्रू के दिए गए पते को ढूंढता हुआ एक घर के बाहर आ चुका था। रुको, तुम किसे ढूंढ रहे हो? एक पीले दांत वाले गार्ड ने अचानक पुष्कर का रास्ता रोक लिया। उसके मुंह में सिगरेट थी और उसे चिल्लाते हुए कहा था। पुष्कर ने कहा, मैं इसमें रहता हूं, तुम यहां रहते हो? पहले तुम कहां रहते थे? पीले दांत वाले दरबार ने सिगरेट का आखिरी कश खींचा और सिगरेट का बट फेंक दिया। क्या उर्वी पुष्कर के बारे में अपनी मां से शिकायत कर देगी? क्या पुष्कर डिल्यूजन टेक्निक का सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैंने तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा है, अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। सिक्योरिटी गार्ड पुष्कर को ऊपर से नीचे तक देखता रहा और इस समय यही सोच रहा था कि ये लड़का तो उसने पहले कभी यहां नहीं देखा है। मैं नंबर 17 में रहता हूं। पुष्कर को यह भी पता था कि वो यहां पहली बार आया है, इसलिए उसे गार्ड को अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। अरे नंबर 17, वह तो महिंद्रू परिवार का विला है। मैं तुमसे कह रहा हूं बच्चे, तुम चुपचाप दूसरी जगह चले जाओ, तुम गलत जगह आ गए हो। मेरी आंखें लोगों को पहचानने में धोखा नहीं खाती हैं। यहां रहने वालों की शक्ल में अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए यहां से चले जाओ। पीले दांतों वाले गार्ड ने गुस्से से अपना हाथ लहराया। पुष्कर ने अपने कपड़ों पर अजीब नजर डाली और पूछा, क्या मैं तुम्हें कोई ठग जैसा दिखता हूं? पीले दांतों वाला गार्ड मुस्कुराया। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। तुम ऐसे नहीं दिखते जैसा सच में दिखते हो। पूछने की जहमत मत उठाओ।
इस एरिया में ये सबसे सुंदर सोसाइटी है और तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम यहाँ रह सकते हो। चलो भी, आज मेरा मूड खराब है, अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। गार्ड ने पुष्कर को धमकाते हुए कहा। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया, अपना सेलफोन निकाला और सीधे कॉल किया। हाँ, जिसे फोन करना है कर लो। गार्ड अभी भी उसे वैसे ही हंसते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद सूट पहने हुए एक आदमी बहुत पसीना बहाता हुआ बाहर निकला। गार्ड चौंक गया और तुरंत उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा और गार्ड के बाकी 3 साथी भी वहां पहुंचे। मिस्टर सेक्रेटरी, इतनी जल्दी क्या है? सेक्रेटरी ने दरवाजे पर खड़े हुए पुष्कर को देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। क्या आप मिस्टर पुष्कर हैं? जी हाँ, पुष्कर ने शांति से उत्तर दिया। सेक्रेटरी ने अपना हाथ पुष्कर की ओर बढ़ाया मगर पुष्कर ने उसे इग्नोर कर दिया। इस समय सेक्रेटरी को पता था कि कुछ गड़बड़ है। जब उसे महेंद्र परिवार से फोन आया तो उसे पता चला कि महेंद्र परिवार के स्पेशल गेस्ट को दरवाजे पर ही रोक दिया गया है। मिस्टर पुष्कर को किसने रोका? सेक्रेटरी उस समय चिल्लाया। वो गार्ड तुरंत घबरा गया। सेक्रेटरी के रवैये को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उसने बहुत बड़ा अपमान किया है। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर, गार्ड ने माफी मांगते हुए कहा। सेक्रेटरी ने तेजी से उस गार्ड के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और कहा, गधे, तुम्हारे पास आंखें भी नहीं है ना? क्या गेस्ट और नए किराएदारों के लिए कोई प्रोसेस नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि पता करने के लिए कैसे कॉल किया जाए? तुम अपनी सैलरी लो और यहां से निकल जाओ। पीले दांत वाला गार्ड अचानक सिकुड़ गया, लगभग रोने लगा और हकलाने लगा। मुझे मत निकालो, मेरा चचेरा भाई यहाँ डायरेक्टर है, इसलिए मुझे मत निकालो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा चचेरा भाई कौन है। अगर तुम बकवास करते रहोगे तो तुम्हारा चचेरा भाई भी बाहर निकल जाएगा। सेक्रेटरी ने उसे फिर से डांटा। ये विला सोसाइटी महेंद्र परिवार की संपत्ति है और उन्होंने ये घर इस लड़के को दे दिया है, तो तुम खुद ही समझ सकते हो कि ये लड़का उनके लिए कितना स्पेशल है। सेक्रेटरी ने गार्ड से कहा। पीले दांतों वाला गार्ड इतना पछता रहा था कि वह सचमुच खुद को कुछ थप्पड़ मारना चाहता था। उसे दूसरों को इस नजर से नहीं देखना चाहिए था। क्या मैं अंदर जा सकता हूं? मैं जल्दी में हूं, पुष्कर ने कहा। सेक्रेटरी के पीछे चलते हुए पुष्कर अंदर आ गया था। उस समय सोसाइटी के बाहर एक लड़की अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए पुष्कर को ही देख रही थी। उसने अपने ड्राइवर से कहा, क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने चोर का बटुआ लिया था? तो ये लड़का भी यही रहता है और सेक्रेटरी को भी जानता है। पुष्कर विला नंबर 17 में आ चुका था। ये सोसाइटी बहुत बड़ी थी। स्विमिंग पूल को देखते हुए पुष्कर थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मिस्टर महेंद्र ने वास्तव में इसमें बहुत सोच विचार किया है। मैं भी उनके लिए एक अमृत बनाने वाला हूं, जल्द ही मैं उन्हें वो दूंगा। पुष्कर ने सबसे पहले अपने घर फोन किया। जब मेरे घर वाले बड़ा विला देखेंगे तो पता नहीं वे क्या सोचेंगे। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं निश्चित रूप से अपने परिवार को ऐसी खुशियां दूंगा। पुष्कर ये सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजने लगी। पुष्कर ने दरवाजा खोला और कहा, बताइए, तुम किसे ढूंढ रही हो? दरवाजे पर लगभग 27 साल की एक मोटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सुंदर और आंखें बहुत साफ थी। जब उसने पुष्कर को देखा तो वह मुस्कुराई और बोली, आप मिस्टर पुष्कर हैं? ठीक है, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सरला है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझे सिस्टर सरला कह सकते हैं। पुष्कर ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। काम वाली? मुझे किसी काम वाली की जरूरत नहीं है। मिस्टर पुष्कर, चिंता ना करें, मेरा वेतन महेंद्र परिवार ही देगा। आपको इसे अलग से भुगतान करने की जरूरत नहीं है और मैं कई वर्षों से महेंद्र परिवार में काम कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। सरला ने जल्दी से अपना परिचय पुष्कर को दिया। मैं आपकी क्षमता पर संदेह नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि दूसरे आपको परेशान करें। वापस जाएं और महेंद्र परिवार को बताएं कि मुझे किसी काम वाली की जरूरत नहीं है। पुष्कर दरवाजा बंद करने ही वाला था। ठीक है, ये कुछ जरूरी सामान है, मैंने रख देती हूँ और फिर वापस चली जाऊंगी ताकि मैं महेंद्र परिवार से फोन आने पर बता सकूं। सरला ने तुरंत बैग खोला जिसमें कुछ डेली यूज की चीजें थी। ठीक है, इसे अंदर रख दो। पुष्कर के कहते ही सरला ने खुशी से सिर हिलाया और बैग अंदर ले आई। मैंने वह सब कुछ खरीदा है जो मैं खरीद सकती थी, जिसमें कुछ खाने का सामान और कपड़े भी हैं, सरला ने पुष्कर से कहा और फिर वो चली गई। उसके बाद पुष्कर ने कॉलेज की भूतिया इमारत से मिली रानी मधुमक्खी को बाहर निकाला। वो हल्के से मुस्कुराया और उस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। ऐसा लगता है कि रानी मधुमक्खी कोई साधारण नहीं है। इसकी रिसर्च करने में मुझे जरूर कुछ समय लग जाएगा। पहले मुझे अंकिता मैडम को फोन करके उनसे छुट्टी ले लेनी चाहिए। पुष्कर ने सोचते हुए अंकिता को फोन किया। हेलो मैडम। हेलो पुष्कर, तुम कहाँ हो? फोन की दूसरी ओर से अंकिता की आवाज आई। मैडम, मुझे कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में मधुमक्खियों ने काट लिया था, इसलिए 2-4 दिन के लिए घर पर ही रहना होगा, पुष्कर ने कहा। ठीक है पुष्कर, तुम अपना ख्याल रख, लेकिन क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकती हूँ? अंकिता ने कहा। नहीं मैडम, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक होने पर कॉलेज में ही आपसे मिल लूंगा, पुष्कर ने कहा और फोन काट दिया। उसके बाद पुष्कर घर पर ही रहा और वो डिल्यूजन विद्या के बारे में सीखता रहा। उसने उस रानी मधुमक्खी पर भी रिसर्च की। कुछ दिनों बाद अंकिता ने पुष्कर को फोन किया। पुष्कर, तुम्हें आज कॉलेज आना होगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन टीचर, मेरी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, पुष्कर ने अंकिता से कहा। अंकिता ने गुस्से में कहा। तुम किससे झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पास अच्छे ग्रेड नहीं है और तुम आलसी होना चाहते हो। मुझे कल से तुम्हें ट्यूशन देना है, लेकिन तुम्हें आज रात आना होगा क्योंकि आज रात कॉलेज में फंक्शन है।
पुष्कर को याद आया कि सुरभि आंटी ने पर्सनली इस पूरे समारोह का आयोजन किया था। अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी मां को इस बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। पुष्कर ने टाइम देखा और फिर से अपने काम में बिजी हो गया। पुष्कर, तुम्हें फिर देर हो गई है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम समय पर आओगे? अंकिता ने पुष्कर की ओर देखा, जो चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ साथ धीरे धीरे कॉलेज के गेट में प्रवेश कर रहा था। अंकिता इस समय बहुत गुस्से में लग रही थी। पुष्कर ने शांति से कहा, अभी भी मेरे पास कुछ समय है। ठीक है, चलो सभी लोग ऑडिटोरियम में हैं। अंकिता ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसने देखा कि बस 1 मिनट बचा हुआ था। जब वे दोनों ऑडिटोरियम में दाखिल हुए तो तेज म्यूजिक बजने लगा था। श्रावणी ने पुष्कर के लिए पहले से ही एक जगह घेर ली थी। उसने पुष्कर को देखते ही उसकी ओर चुपके से उसे हाथ हिलाया। थैंक्स, पुष्कर ने धीमी आवाज में श्रावणी को कहा। श्रावणी मुस्कुराई और सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, आज रात तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम अचानक से ही बड़े हो गए हो। वैसे मैंने सुना है कि आज की रात हमारे कॉलेज में बाहर से कोई आ रहा है जो बेहतरीन म्यूजिशियन है। पुष्कर मुस्कुराया और उसने कुछ नहीं कहा। समारोह शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत कॉलेज के प्रिंसिपल के जोरदार भाषण से हुई, जिसके बाद अतीत को देखने और भविष्य की ओर देखने का एक लंबा लेक्चर चला। फिर म्यूजिक बैंड द्वारा एक और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया और फिर टीचर्स ने भी एक और प्रदर्शन किया। भीड़ को गाते और नाचते देख पुष्कर थोड़ा ऊबने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। उफ, ये इतना तेज संगीत मेरे कानों में से खून निकाल देगा। मुझसे तो ये सहा ही नहीं जा रहा है। इस समय उर्वी ने अपने एक दोस्त के हाथ पुष्कर के पास एक मैसेज भिजवाया, जिसमें उसे कहा गया कि सुरभि आंटी और उर्वी उसका स्टेज के पीछे इंतजार कर रही है। ये लोग स्टेज के पीछे क्या कर रहे हैं? ये उर्वी की बच्ची मुझे मरवा कर ही छोड़ेगी। पता नहीं इसके साथ क्या परेशानी है। पुष्कर ने मन ही मन उर्वी को कोसते हुए कहा, कहीं सुरभि आंटी को मेरी छुट्टी के बारे में पता तो नहीं चल गया होगा ना। पुष्कर ये सब सोचते हुए स्टेज के पीछे की ओर जा रहा था। जब पुष्कर स्टेज के पीछे पहुंच गया तो उसने देखा कि कुछ बच्चे भी वहां खड़े हुए थे जो स्टेज पर परफॉर्म करने वाले थे। पुष्कर, बेटा यहाँ आओ और अपने सीनियर से मिलो। सुरभि ने दूर से पुष्कर की ओर हाथ हिलाया। वहां पुष्कर के कई परिचित लोग थे, लेकिन पुष्कर का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उर्वी ही थी। वह कॉलेज की 4 सबसे सुंदर लड़कियों में से एक, और इस समय वो एक खूबसूरत इवनिंग गाउन पहने हुए है और उस गाउन में उर्वी गजब के खूबसूरत लग रही थी। उर्वी के बगल में मंगल, रचिता और अन्य लोगों का एक ग्रुप भी खड़ा हुआ था। जब इन लोगों ने पुष्कर को आते देखा तो अचानक ही उन सबके चेहरे से हंसी गायब हो गई, लेकिन पुष्कर ने उनकी कोई परवाह नहीं की और उस लड़के की ओर देखा जो सुरभि आंटी के बगल में खड़ा हुआ था। अरे, क्या वही लड़का है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? उस लड़के ने अजीब सी नजरों से घूरते हुए पुष्कर को ऊपर से नीचे तक देखा। सुरभि आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुयश, प्लीज मीट पुष्कर, ही इज द हिडन जेम, माय फ्रेंड। पुष्कर की मां एक प्रतिभाशाली संगीतकार है। जब वे कॉलेज में थी तब भी हमारी यूनिवर्सिटी के म्यूजिक प्रोफेसर ने इसकी मां की प्रशंसा की थी। इस तरह की म्यूजिकल टैलेंट विरासत में मिलती है। सुयश धीरे से हंसा और बोला, सचमुच? हालांकि म्यूजिकल टैलेंट विरासत में मिलना चाहिए, लेकिन आज की यूनिवर्सिटी के म्यूजिक प्रोफेसर बेकार है। इफ यू आर रियली गुड तो आप मेरी तरह म्यूजिक शोज कर रहे होते। हाँ, तो बाद में उसे आपके लिए एक गाना गाने दीजिए। सुरभि ने पूछा। ठीक है, तो पहले थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे कान बेकार आवाज नहीं सुनना चाहते, सुयश ने कहा और अपने हाथ की हथेली से अपना पसीना पोंछते हुए कहा, मुझे तो अभी भी बहुत गर्मी महसूस हो रही है। पुष्कर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने तुरंत कहा, आंटी, आप क्या चाहती हैं कि मैं गाऊं? मेरा दूसरों के लिए गाने का कोई इरादा नहीं है। तभी उर्वी ने बगल से नाराज होते हुए कहा, पुष्कर, मेरी मम्मी ने आखिरकार तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया है, तो भी तुम्हें इसका फायदा नहीं दिखाई देता और फिर भी तुम अच्छे बने रहते हो। इसे कहते हैं अपने टैलेंट को ना पहचानना। रचिता ने उर्वी का हाथ पकड़कर कहा, क्या पुष्कर फंक्शन में गाना गाएगा? उर्वी आखिर क्या खिचड़ी पका रही है? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।